जो आप लोग को मैंने जो पढ़ाया था वो आप लोग को यकीनी तौर पे याद होगा, है? यस, याद है कल जो मैंने पढ़ाया था? डू यू रिमेंबर दैट? एक मिनट रुकिए मुझे जरा। जी भाई, रिकैप करवा दें। अच्छा, मैंने फॉर्मेशन ऑफ लॉ के बारे में बताया था, जल्दी से रिकैप करवाऊंगा। ठीक है, मैंने फॉर्मेशन ऑफ लॉ के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने कहा लॉ जो है वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट के अंदर 3 बॉडीज होती हैं। ठीक है, 3 बॉडीज होती हैं। पहली बॉडी पार्लियामेंट के अंदर होती है नेशनल असेंबली, दूसरी होती है सेनेट और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है आपकी प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि बिल कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस, या तो वो नेशनल असेंबली से निकलेगा या फिर वो सेनेट से निकलेगा। ठीक है, सेनेट अपर हाउस कहलाता है, नेशनल असेंबली लोअर हाउस कहलाता है। नेशनल असेंबली के जो मेंबरान है वो इन अकॉर्डेंस विद आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं। नेशनल असेंबली के टोटल मेंबरान की मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी थी, जो आपके स्क्रीन के सामने खुली हुई भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेशनल असेंबली से अगर कोई भी बिल नेशनल असेंबली से पास होगा तो नेशनल असेंबली से पास होने के बाद उसकी अप्रूवल होने के बाद वो बिल सेनेट में जाएगा। सेनेट से फिर अप्रूवल होने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जैसे उसको अटेस्ट करेगा, उसको साइन करेगा, उस पर इनिशियल करेगा तो फौरन आपका लॉ बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि लॉ बनने की तरतीब बताई थी मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और अहम बात ये वाली बताई थी कि अगर इन केस नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो क्या होगा, तो फिर आपका कानून किस तरीके से बनता है? आपका कानून इस तरीके से बनेगा कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास इतना इख्तियार हासिल होता है कि प्रेसिडेंट खुद कानून पास करवा दे। जब प्रेसिडेंट खुद कानून पास करता है तो वो आपका ऑर्डिनेंस कहलाता है। दैट्स व्हाट यू कॉल ऑर्डिनेंस। इट्स नॉट द लॉ, इट्स द ऑर्डिनेंस। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड ऑर्डिनेंस इज law is passed through a procedure, there is ordinance is passed by the president of Pakistan or by the governor also sometimes, जो आप कोविड देख रहे होंगे। ठीक है, ये उसकी समअप था जो मैंने कल बताया था। उसमें एक दो चीजें मैंने लॉ की डेफिनेशन बताई थी। लॉ की डेफिनेशन में मैंने 4 चीजें आप लोग को बताई थी कि 4 चीजें देयर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स इन डेफिनेशन ऑफ लॉ। पहला एलिमेंट क्या मैंने बताया था आप लोग को? देयर क्या बताया था? मुझे मैसेज करके बताएं। हाँ, वेरी गुड। रूल्स एंड रेगुलेशंस। और क्या बताया था? रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट दैट आर इंप्लीमेंटेड एंड इफ नॉट फॉलोड, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपको उसकी पेनल्टीज लगेंगी, आपके ऊपर सेक्शंस लगेंगे, ये सारी चीजें लगेंगी आपके ऊपर। याद आ गया? क्या हो गया, भूल क्यों रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ, मेरे एक एक अल्फाज जहन में रखना, क्योंकि जो मैं पेपर आपका बनाऊंगा वो हैवी कंसेप्चुअल पेपर होगा, तो जो मैं बोलूंगा मैं सिर्फ वही पेपर में देता हूँ। एक्सीलेंट बचिया। अच्छा, नेशनल असेंबली के सेशन में मैंने बताया था कि तकरीबन जो है ये समझें कि हर साल जो है ना एटलीस्ट 3 बार मिलता है और 135 दिन का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए इनकी मिलने में। ठीक है, अब यहाँ आ रहे हैं हम सेनेट के ऊपर। ये जरा जल्दी से देखेंगे हम ये वाला एरिया, क्योंकि इसको मैं इतना ज्यादा फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, सेनेट के अंदर देखिए, सेनेट के अंदर होते कितने मेंबरान है? 100 मेंबरान होते हैं, 104 होते हैं, 100। ठीक है, सेनेट के अंदर 100 मेंबरान है। कितने मेंबरान है? 100। एक खूबसूरत चीज ये है कि फ्रॉम एवरी प्रोविंस देयर आर इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। हर प्रोविंस की सीटें बराबर होंगी सेनेट के अंदर। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब मैंने पार्लियामेंट की बात की थी तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स किसकी थी? नेशनल असेंबली में, आई मीन टू से। यस, नेशनल असेंबली में किसकी थी? यस, पंजाब। इसी तरीके से अगर मैं सेनेट में बात करूं, क्या पंजाब की डोमिनेंसी सेनेट के अंदर है? नहीं, यहां तो हर प्रोविंस की बराबर है। यस और नो? तो अगर यहाँ पर हर प्रोविंस की बराबर है, हर प्रोविंस का यहाँ पर अगर इक्वल से है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कानून पास करवाना है और सिर्फ नेशनल असेंबली को इख्तियार दे दिया जाए, तो नेशनल असेंबली में कानून जो पास होंगे वो ज्यादातर वही वाले होंगे जिसमें जो है आपकी पंजाब की साइड को सपोर्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन उस चीज को खत्म करने के लिए कि कोई प्रोविंस ये ना कहे कि ही इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आपका सेनेट बॉडी बना और सेनेट को ऊपर एंड में रखा गया और सेनेट इसी वजह से अपर हाउस कहलाता है और नेशनल असेंबली आपका लोअर हाउस कहलाता है। सेनेट में 8 फाटा के मेंबर होते हैं, 2 फेडरल कैपिटल। फेडरल कैपिटल कौन सा है बताएं? व्हाट इज योर फेडरल कैपिटल? इज इट कराची?
यस एक्सीलेंट, इस्लामाबाद। फेडरल कैपिटल इज योर इस्लामाबाद। पहले कराची था, राइट? अब कौन है? इस्लामाबाद। इसका मतलब है पहले कराची की 2 सीटें होती थी सेनेट के अंदर भी, ठीक है। 4 women फ्रॉम ईच प्रोविंशियल असेंबली। और ये देख लेना, इसकी बस ये चीजें पढ़ लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? जो स्लाइड दी है ना, इसको सिर्फ नजरसानी कर लेना इसमें से। इसको मैं डायरेक्ट सवाल ऐसे नहीं करूंगा। सेनेट का भी चेयरमैन होता है, सेनेट का भी वाइस चेयरमैन होता है। अच्छा, एक और चीज जरा सुनिए। अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है। क्या सर, जब सेनेट में सेम होती हैं ये, तो यहाँ अलग अलग क्यों लिखी है? क्या सेम लिखी, क्या अलग अलग लिखी है? क्या अलग लिखी है? सीटें? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, सीट्स। अच्छा, ये देखो, इधर देखो, ये बात सुनो। ये जो है ना, देखो, प्रोविंशियल असेंबली में ये जो 14 जो सीटें हैं ना, 14 फ्रॉम ईच प्रोविंशियल असेंबली, इसका मतलब है हर प्रोविंस से 14 सीटें होती हैं। अच्छा, फेडरल कैपिटल ये है ना, फाटा इज अ डिस्प्यूट, फाटा वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अब उसको शामिल किया गया है, ठीक है। फेडरल कैपिटल, हर दुनिया में फेडरल कैपिटल का एक अलग स्टेटस होता है, इन सबका अलग अलग स्टेटस है। उलमा और टेक्नोक्राट की भी अलग अलग सीटें होती हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिसमें इस्लाम का भी जो है ना एलिमेंट होता है, तो वो उलमा से राय ली जाती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो साइंटिफिकली या जो तो साइंस से उसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर अक्सर औकात कोई लीगल इश्यूज होते हैं, तो इसी वजह से टेक्नोक्राट का भी जिक्र किया गया है, उलमा एंड टेक्नोक्राट्स का, ठीक है। तो अलग अलग देने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए प्रोविंस की हर सीट बराबर होगी, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 14 फ्रॉम ईच प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। अच्छा, अब सेनेट का भी एक अच्छा, मैं अमेरिका का बता रहा था। अमेरिका में यू हैव अ प्रेसिडेंट, राइट? पाकिस्तान में ऑल्सो यू हैव अ प्रेसिडेंट, यस और नो? यस और नो? क्यों क्यों नहीं ओपन कर पा रहे? क्या वजह है भाई? ये तो आप अपने आईटी वालों से पूछें, क्या वजह है, क्लास क्यों ओपन नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स? 58 स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं। लिंक नॉट वर्किंग? लिंक तो चल रहा है भाई। हाँ हाँ हाँ, मैं ये स्लाइड जो है ना, मैं किसी को ईमेल कर दूंगा। अच्छा, डू वन थिंग, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, नहीं बनाया? जी सूफिया बोले। इसका ये ग्रुप का लिंक शेयर कैसे होगा, ये मुझे बताओ। मुझे बताओ, यहाँ से कहाँ से शेयर होगा ग्रुप का लिंक? मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ग्रुप का लिंक कहाँ से शेयर होगा? मुझे लिंक बताया ना, शेयर कहाँ से होगा यार? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं शेयर वेयर का, या चैट, मीटिंग इन्फो का। वो एडमिन है कौन? एडमिन कौन है यार? भाई आप लोग जब उस पर जाएंगे तो यहाँ पर तो शेयरिंग का ऑप्शन लिखा हुआ है ना यार। प्लीज वेट। He cancelled the call, might be
बिजी होगा, अभी मैं पूछ लेता हूँ उससे। अच्छा मुझे अच्छा ये बताएं कि ये व्हाट्सएप पे आप लोग क्या क्या टीचर ऐड होते हैं क्या? आई डोंट नो ऐड होते हैं नहीं होते। अच्छा टेलीग्राम पे तो ये है ना कि अगर 250 से ऊपर स्टूडेंट बैठा है तो टेलीग्राम पे चले जाए वो। चलिए मैं इसको देखता हूँ, हम इसको क्लास के बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? हम इसको क्लास के बाद डिस्कस करेंगे प्लीज। अच्छा जो ये याद रखिएगा कि देयर इज अ चेयरमैन एंड अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सेनेट। जैसे नेशनल असेंबली का देयर इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इसी तरीके से अगर आप सेनेट की बात करें तो देयर इज अ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। अगर आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपका मौजूद नहीं होगा तो फिर जो टेकअप करता है ना उसको वो चेयरमैन करता है, ठीक है? चेयरमैन करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चेयरमैन ऑफ द सेनेट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट देयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये चेयरमैन का जो काम क्या होता है बेसिकली, अगर कोई भी बिल पास हो रहा होता है तो चेयरमैन से डिस्कशन के बाद जो है ना वो चेयरमैन के पास पुटअप होता है, उसको मेंबर हामी भरते हैं या ना करते हैं, उसके बाद वो पुटअप होता है और पुटअप होने के बाद जो डिस्कस होता है, ठीक है? सुनो, जो चेयरमैन जो होता है, जो चेयरमैन जो है, चेयरमैन बेसिकली वो होता कौन है? चेयरमैन ऑफ द सेनेट एक ऐसा बंदा होता है जिसको सेलेक्ट किया जाता है, तमाम के तमाम मेंबर मिलकर सेलेक्ट करते हैं दैट दिस पर्सन विल बी आवर चेयरमैन। जब वो चेयरमैन आपका सेलेक्ट हो जाता है सेनेट का, तो अगर कोई भी बिल वगैरह पास हो रहा होता है, कोई भी बिल वगैरह पास हो रहा होता है तो वो चेयरमैन सेनेट के सामने पुटअप होता है और चेयरमैन सेनेट पूरे आवाम से बोलता है ठीक है भाई मैं इस बिल के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ये वो ठीक है, ये बिल पास हुआ है, आप लोग का क्या ख्याल है? ठीक है, तो वो अगर उसमें रजामंदी पर जाते हैं तो चेयरमैन सेनेट बेसिकली ही द चेयर, वो उसको चेयर कर रहा होता है, वो पूरी मीटिंग को वो बुलाता है, बिठाता है, कोई भी इशूज होते हैं उसे डिस्कस करता है, जैसे लाइक मॉनिटर मतलब तमाम चेयरमैन होते हैं, वो एक उसका एक चेयर करने वाला, तमाम मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को एक चेयर करने वाला होता है, वो कहलाता है आपका चेयरमैन सेनेट। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अच्छा अच्छा, अब ये जो इसका टेन्योर है ना, देखो बात सुनो, ये आपके ये सिलेबस का ये आपके हिस्सा नहीं है टेन्योर का, ठीक है? ये मैं लिख दिया है लेकिन टेन्योर इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? और ये जो टेन्योर की जहां तक मैं बात करूंगा, ठीक है, ये इसके बारे में अगर आपको क्लास के अलावा अगर आपसे मुझे आप लोगों को कुछ मालूम करना होना इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? यहाँ नहीं, ठीक है? अब ये चीज जरा इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, ये चीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। आई हैवंट मेड एनी टेलीग्राम आईडी येट। ये टेलीग्राम का जो लिंक आप मांग रहे हैं मुझे, मैंने अभी तक नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे क्लास के आखिर में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप और ये क्लास के आखिर में, राइट? अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा सुनिएगा, आपने आपने देखा होगा कि हु कैन क्वालिफाई टू बी अ मेंबर, मेंबर कौन हो सकता है? सबसे पहली और बुनियादी चीज ये है कि अगर मेंबर होगा ही हैज टू बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि अ पर्सन हु हैज डुअल नेशनलिटी कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और द सेनेट। बात क्लियर हुई? अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो आप मेंबर नहीं बन सकते। इसकी मैं मिसाल दूं, हमारे एक थे क्या नाम था, हैदर अब्बास रिजवी, ही हैज डुअल नेशनलिटी, उसको फारिग किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बंदे थे, उनकी जब नेशनलिटी चेक करी गई, जिनकी उनकी डुअल हुई उन सबको फारिग करने का कहा गया या कहा गया कि अपनी दूसरी नेशनलिटी खत्म करो अगर तुम मेंबर बनना चाहते हो। तो ही कैन बी अ मेंबर ओनली एंड ओनली इफ ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सबको मेरी? भैया ये एक प्रॉब्लम हो रही है। सूफिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट रुकिए, आप बताइएगा अब क्लियर आ रही है या अब क्लियर? अब क्लियर आ रही है या पहले क्लियर आ रही थी? अब सही है? आगे बढ़ूं? थैंक यू। अच्छा सुनिएगा भाई, मैं कहाँ था? हाँ। अच्छा, एक और चीज, इसकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए है, और सेनेट के लिए कम से कम इसकी उम्र 35 साल होना चाहिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए है और इस्लामिक इंजंक्शन को वियोलेट ना करे। ये बड़ा अहम चीज है। ही हैज टू हैव अ वेरी गुड करेक्टर इन ऑर्डर टू बी सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड फॉर द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और सेनेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आदमी का करेक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो फिर सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी, जरा गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि किसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, ये मैं नहीं कमेंट कर सकता इस बारे में। देखो, बात पता क्या है, बात ये है कि आपने देखा होगा एक प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि इसको 30 सेकंड की सजा देके फारिग कर दिया था। फिर हमारा एक और प्राइम मिनिस्टर जो है, आपको पता होगा, वो उन केसेस के अंदर पकड़ा गया, ये पनामा वगैरह के अंदर पकड़ा गया और उसको फारिग किया गया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो, हाँ जी जी, यूसुफ रजा गिलानी, एक्सीलेंट। होता ये है कि कैरेक्टर का अच्छा होना, एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक ये भी है कि इवन इफ यू आर कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्शन समझते हो? कॉन्विक्शन क्या होती है? कॉन्विक्शन समझते हो? नहीं समझते बेटा? कॉन्विक्शन का नहीं 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 नहीं, नॉट गिरफ्तारी, नॉट गिरफ्तारी। एक होता है मुल्जिम और एक होता है मुजरिम। ठीक, मुल्जिम मजलूम समझा जाता है और एक जज का पसंदीदा बच्चा समझा जाता है जब तक वो मुल्जिम होता है। मुल्जिम का मतलब है आपके ऊपर इल्जाम लगा है, आप मुल्जिम हैं। मुजरिम जब बनता है तो इल्जाम प्रूव हो जाता है, तो मुल्जिम इज अक्यूज, मुजरिम इज कॉन्विक्टेड। तो कॉन्विक्शन इज, मुजरिम को कॉन्विक्शन होती है, सजा हो जाना। ठीक है, फिर कॉन्विक्शन और सेंटेंस में फर्क है, वो मैं बाद में थोड़ी देर में बताऊंगा। तो गुड कैरेक्टर के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप लोग जानते हैं हमारे असेंबली के मेंबरान का कितना अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा, एक और चीज, एडिकेट नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग। इस्लामिक टीचिंग की उनको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। ये आपने देखा होगा अक्सर होगा कि कितनी बेहतरीन नॉलेज है इस्लाम की इनको। अच्छा, और सबसे अहम चीज, ऑनेस्ट होना चाहिए भाई, सादिक और अमीन, सादिक और अमीन होना चाहिए। अगर सादिक अमीन है तभी बन सकते हैं, वरना तो बस। ठीक है, और एक और सबसे अहम चीज, नॉट कॉन्विक्टेड फॉर अ क्राइम एंड इट इज वेरी सरकास्टिक टू सी इन आवर कंट्री दैट इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू शुड गो जेल। अच्छा, हमारे जो लीडरान है मदद की बात, वो भी ये वाली बात कहते हैं कि भाई आप जेल जाना चाहिए उसको। अच्छा, ये नॉट कॉन्विक्टेड फॉर अ क्राइम एक थोड़ी सी इसमें एक इशू है, वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है वो अलग से मुझे मैसेज करके पूछ सकता है कि इसमें एक इशू था, वो आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये आप समझें कि उसके ऊपर कोई वो मुजरिम ना रहा हो कभी भी। ये आई नो डैट गुड, ये सूर्य फातिहा का मुझे पता है, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा इस बात। ठीक है, और कभी भी मुल्क के खिलाफ कोई काम ना किया हो। यहाँ पर तो आपको पता है हर दिन रॉ के एजेंट के इल्जाम लग रहे हैं हमारे लीडरान पे, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, सही है, ये दीज आर दी एसेंशियल्स टू क्वालिफाई फॉर द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड एज वेल एज योर सेनेट। ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है?
ये बात क्लियर हुई? तो आपने अभी तक देखा कि आपकी नेशनल असेंबली क्या होती है, आपने देखा आपका सेनेट क्या होता है, आपने देखा आपकी नेशनल असेंबली की सीटें कैसी हैं, आपने देखा आपके सेनेट की सीटें कैसी हैं, आपने ये देखा कि इनमें जो मेंबरान हैं उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सही है? अब मैं आऊंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, राइट। असल में अब बात ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये मियाँ ये क्या बोला है, ये कौन होता है, कौन है प्रेसिडेंट पाकिस्तान का? कौन सा वाला पॉइंट? हैज नॉट। इसका मतलब ये है कि आप ये वाला ना, इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जो आपके मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहा हो। जैसे अल्ताफ हुसैन ने नारा लगा दिया था ना, तो ये आपके मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ गया था ना, तो उसको फिर एक्शन लिया गया था तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो ये वाली बात वो कर रहा है कि यू शुड नॉट वर्क अगेंस्ट द कंट्री, कंट्री के ऊपर बात ना आए। ऐसा मेंबर ना हो कि वो कंट्री के ऊपर बात आ रही है उसको फारिग कर दिया जाएगा, फारिग नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा चला जाएगा। अच्छा, अब प्रेसिडेंट की मैं बात करूंगा। अलवी साहब, किसी ने कहा अलवी साहब प्रेसिडेंट है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट होता कौन है? प्रेसिडेंट बेसिकली स्टेट का हेड होता है। अब मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्टेट, मैंने आपको बताया था स्टेट क्या होता है। स्टेट और कंट्री में मैंने आपको फर्क बताया था। स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब है आर्टिकल 7 जो है, आर्टिकल 7 ही है मेरे ख्याल से 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 7, उसके अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है बेटा। स्टेट क्या होता है? स्टेट में आपका जो है सबसे पहले जो है आपका नहीं, कंट्री स्टेट में फर्क है बेटा। कंट्री इज नॉट स्टेट, स्टेट इज इन द कंट्री, ठीक है। अच्छा, स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? स्टेट के अंदर सबसे पहली और बुनियादी चीज आपका प्रोविंशियल असेंबली, आपकी फेडरल असेंबलीज, ठीक है। आपकी स्टेट के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन आ जाएगी और तमाम की तमाम टैक्स लेवल बॉडी जो है वो भी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। यस, एक्सीलेंट। फेडरल बॉडीज एंड गवर्नमेंट, यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। स्टेट के अंदर आपकी प्रोविंशियल असेंबली, आपकी नेशनल असेंबली, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है ना आपकी स्टेट के अंदर आती हैं। और वो तमाम की तमाम बॉडीज जो कि आपसे टैक्स कलेक्ट करती हैं, टैक्स कलेक्ट करती हैं, एफबीआर हो गया, ये स्टेट का पार्ट है, ठीक है, ये टैक्स कलेक्टिंग बॉडीज। अब मजे की बात, बैरिया टाउन भी टैक्स कलेक्ट करता है नहीं करता है? बैरिया टाउन में आप प्लॉट लो, टैक्स ले रहा होता है। अबे भाई, यू आर नॉट द गवर्नमेंट बॉडी, हाउ कुड यू क्लेम टैक्स, हाउ कुड यू टेक टैक्स? इसी वजह से जो बैरिया टाउन है उसको जो है ये कहा गया है कि स्टेट विद इन ए स्टेट, ये तो वजह है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा ये वाली? अगर क्लियर हुई तो यस लिखें, मैं आगे बढ़ूं। रिपीट कर दें? अच्छा सुनिएगा, स्टेट कंट्री के अंदर होती है, स्टेट के अंदर आपकी की तमाम असेंबलीज आती हैं, स्टेट के अंदर आपका सेनेट भी आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? स्टेट के अंदर आपकी फेडरल गवर्नमेंट आती है, स्टेट के अंदर आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, स्टेट के अंदर वो तमाम की तमाम टैक्स लेविज बॉडीज हैं वो भी आती है। अब तुम्हारा दिमाग, सर क्या चीज नहीं आती है? यही सोच रहे हो ना, यही सोच रहे हो ना, क्या चीज नहीं आती है सर? दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो भाई जुडिशरी, जुडिशरी का नाम ले रहा हूं मैं? नहीं ले रहा। जुडिशरी का है पिलर, जुडिशरी इज योर पिलर। जुडिशरी क्या है? पिलर है। जुडिशरी कंट्री के अंदर, कंट्री को मैंने कहा था कि अगर दिस इज माय कंट्री, मैंने कहा था ये 3 पिलर के ऊपर खड़ी होगी। ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड तीसरी एग्जीक्यूटिव। ये सुन लो, यही कहा था ना। जुडिशरी को उन्होंने स्टेट से बाहर रखा है। क्यों रखा है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आपको, आपका दिमाग इतना खुलेगा ना ये सुनने के बाद, आप कहेंगे ये क्या बात बता रही है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है ही इज द, ऑल दी डिपार्टमेंट कम अंडर हिम, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये सारी की सारी इसके अंदर होती हैं।
अच्छा, इसको कहते हैं कि यूनाइट करता है। यूनाइट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम के तमाम प्रोविंसेस का एक वाहिद प्रेसिडेंट होता है, तो तमाम प्रोविंसेस को और डिस्प्यूटेड एरियाज को वो यूनाइट करता है। एक और चीज, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, ही हैज टू बी अ मुस्लिम, और इसकी उम्र कम से कम 45 साल होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो 60 साल की उम्र के बाद ले रहे होते हैं उसको, बुढ़ापे में। यंग आदमी को लेना यार, यंग आदमी को ले। अच्छा, दूसरा, प्रेसिडेंट वही बनेगा हु कैन क्वालिफाई टू बी अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, एंड हु कैन क्वालिफाई टू बी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ठीक है, जो है बड़ा एक तरीके से जो है गलत हरकतों में ना पड़ा हुआ हो। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए ना, ये वाले हु कैन क्वालिफाई, ये वाले जो पॉइंट बताए, ये सारे के सारे यहाँ पर लाया करेंगे इसके अंदर नजर आ रहा है आप लोग को? अच्छा, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो कम से कम 5 साल का होता है, और प्रेसिडेंट को चलाता कौन है? एक बेसिकली कैबिनेट होती है, वो कैबिनेट प्रेसिडेंट को चला रही होती है। ये कैबिनेट क्या होती है, इसके क्या फंक्शन है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बस आप अगर 5 साल तक का टेन्योर भी आप रट लेना कि 5 साल तक होता है, बस दैट्स इट, ये बहुत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये सवाल किया है कि पाकिस्तान के और यूएसए के प्रेसिडेंट में क्या फर्क है? बेटा, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर इट्स लाइक मोर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। ये आपने सवाल किया, ये आपके, और वहां पर जो है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, ये फर्क है। अब मुझे आपके कोर्ट से हटके जो है ना ये वाली बात बताना पड़ेगी बेटा। क्या नाम है आपका? समदा साहब, मुझे आपको कोर्ट से हटके आपको बताना पड़ेगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ये मसला ये है कि ये नहीं, ही इज नॉट मेंबर। वो उसके अंदर इतना होना चाहिए कि वो मेंबर बन सके। प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, राइट? अच्छा, और ये जो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्या नाम है आपका? हमजा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको इन दोनों प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंसेस बता दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब पढ़ लें, सब पढ़ लें। ये सवाल क्या है कि प्रेसिडेंट तो कुछ करता है, पीएम करता है सब यहाँ पर। असल में मसला ये है कि भाई एक इसके बारे में एक जवाब देता हूँ। एक सेक्शन था 58(2)B 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो खत्म कर दिया गया। वो खत्म करते ही प्रेसिडेंट की पावर सारी खत्म हो गई है, वो पावर छीन के सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई है। अब ये 58(2)B क्या है, इसको पढ़ाने के लिए यार मुझे तो यहाँ पर पूरा वो मसला हो जाएगा। नहीं, आप उसको छोड़ दें, बस आप ये समझें कि प्रेसिडेंट रिबन काटता है। ये पढ़ा आपने? ये पढ़ा? बिल में बी ग्रांटेड, ये ग्रांटेड नहीं है, ये ओरिजिनेटेड है। दैट इज ओरिजिनेटेड, ये ग्रांटेड गलत लिखा हुआ है, ये ओरिजिनेटेड है, ठीक है? इफ पास बाय वन फॉरवर्ड टू द अदर, ठीक है? ये बात क्लियर हो रही है? इफ पास विदाउट अमेंडमेंट बाय वन हाउस शैल बी प्रेजेंटेड टू द अदर फॉर प्रेसिडेंट असेंट, ठीक है? ये सब पढ़ा दिया था मैंने, आगे आए। ठीक है, अच्छा, अब ये भी हो सकता है। अच्छा, अब सुनिएगा, मैंने बताया था कि बिल या तो नेशनल असेंबली से पास होगा तो वो सेनेट में जाएगा, सेनेट से पास होगा तो नेशनल असेंबली में जाएगा, ठीक है? और वो जाने के बाद दोनों हाउसेस से अप्रूवल के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो लॉ बन जाएगा, ठीक है? नेहा, अगर आपसे ये लेक्चर मिस हो गया है, यू कैन कंसल्ट योर फ्रेंड। अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं बताता है तो बाद में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अब सुनिएगा, बिल जो है या तो नेशनल असेंबली से पास होगा या फिर वो किससे पास होगा, अपना सेनेट से पास होगा। अगर लेट सपोज ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने कल वो डिस्कस कर रहा था, ए और बी क्लासेस का मैंने करके किया था। लेट सपोज अगर नेशनल असेंबली से कोई बिल उठा, वो वहीं से रिजेक्ट हो गया, बात ही खत्म हो जाएगी।
ठीक है, या ये भी तो हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट के पास पड़ा रहा और 90 दिन तक वो पास ही नहीं हुआ, या फिर उसको अमेंडमेंट भी हो सकती है। इसका मतलब मैं तुम्हें बताऊं होता क्या है, सुनो, इसका मतलब इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या। एक आपका नेशनल असेंबली से बिल उठा, नेशनल असेंबली से एक बिल उठा, ठीक है, नेशनल असेंबली में वो बिल पास होना था। उस बिल में कहा कि यार इसमें कुछ अमेंडमेंट कर ली जाए, इसमें कुछ, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी, ए कहा था यार मुझे, ए हाउस था और बी हाउस था, यही बताया था ना मैंने, एक क्लासरूम ए थी और एक बी थी, यही बताया था, दो ग्रुप थे। ए ग्रुप में ये वाली बात कल तय हुई थी कि वहां पर ये वाली बात हमने कही थी कि क्लास के अंदर खाना खाना अलाउ है, यही कहा था, यही बिल पास हुआ था। अच्छा, अब ये नेशनल असेंबली से पास हो रहा है, ठीक है, नेशनल असेंबली से पास होकर ये किसने किया, सेनेट से। सेनेट वाले ने बोला कि खाना खाना तो अलाउ है, लेकिन क्लास में सिर्फ और सिर्फ चाय पी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस बिल में सेनेट वालों ने कोई अमेंडमेंट डाली। अब ये बिल क्या होगा, ये बिल दोबारा जाएगा नेशनल असेंबली में, मेरी बात समझ रहे हैं, ये दोबारा जाएगा नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली में ये बिल फिर से डिस्कस होगा। ठीक है, डिस्कस होने के बाद या तो बिल पे वो अग्री करेंगे या इसको बिल्कुल डिसमिस कर देंगे उठा के, समझ रहे हैं। अगर फर्ज करो वो अग्री करते हैं, अगर वो अग्री करते हैं तो ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं हम चाह रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन रखें, तो सेनेट और नेशनल असेंबली और भी दोनों साथ मिलकर बैठ जाएंगे, और ए और बी जब दोनों साथ मिलकर बैठेंगे तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको चेयर कर रहा होगा, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि आया ये बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नॉट प्रेसिडेंट, चेयर, अपना दोनों चेयर कर रहा होगा, उसका क्या नाम है इसका यार, क्या कहते हैं इसको, चेयरमैन, चेयरमैन जो होता है वो उसको चेयर कर रहा होगा। उसके बाद जो है ये इनका जो ज्वाइंट सेशन होगा, वो ज्वाइंट सेशन उसको बिल को पास करने के बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज देगा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान उसको अप्रूव कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 90 डेज होते हैं अप्रूवल के, ही हैज 90 डेज फॉर द अप्रूवल। कितने दिन होते हैं इसके पास, 90 डेज। 90 डेज के अंदर उसको अप्रूवल देना पड़ती है। अगर वो 90 डेज के अंदर अप्रूवल नहीं देता है तो वो ऑटो मोड पे अप्रूवल समझी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 90 डेज के अंदर अप्रूवल देगा, अगर वो नहीं देता है तो वो ऑटो मोड पर अप्रूव समझा जाएगा बिल, ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज, अगर आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, बिल वाली बात मैं दोबारा से एक बार कर रहा हूं, सुनिएगा यार, इसको आसान ही रखो, इसको मुश्किल ना करो, इसको आसान रखो। इसको इस तरह देखो, अगर नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर किसी बिल के ऊपर मसले मसाइल हैं तो दोनों मिलकर ज्वाइंट सेशन रख लें, और ज्वाइंट सेशन के बाद बिल को अप्रूव करें या बिल्कुल डिसअप्रूव करें। अगर बिल को अप्रूव करेंगे तो प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दें, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, बिल अप्रूव हो जाएगा। बिल को डिसअप्रूव करते हैं तो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही नहीं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें अहम चीज क्या है, दूसरी इसमें अहम चीज ये वाली बात सुनिएगा, जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है तो 90 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को हर कीमत पर वो अप्रूव करना पड़ता है। 90 डेज के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा, ही हैज टू अप्रूव दैट बिल विद इन 90 डेज। अगर नहीं करता है तो वो ऑटो मोड पे लॉ समझाएगा, वो नहीं डिसअप्रूव नहीं कर सकता। व्हाट ही कैन डू, ही कैन सीक फॉर अमेंडमेंट्स, he can seek for amendments, what he can do, he can seek for amendments, amendment claim करेगा ना, amendment claim करेगा। वो कहेगा यार ये बिल में ये चेंजेस करके आ जाओ, ये बिल में ये चेंजेस करके आ जाओ, ठीक है। अगर एक बिल, मुझे एक बात बताओ ना यार, एक बिल, एक कॉमन सेंस की तरह मुझे एक बात बताना यार, एक बिल आपका पास हो रहा है, ठीक है, ग्रेट मेजोरिटी से नेशनल असेंबली के अंदर। अब ये मुझे बात बताओ, प्रेसिडेंट किसका आदमी होता है, बताओ, प्रेसिडेंट किसका आदमी होता है, यस, रूलिंग पार्टी का। तो अगर कोई बिल अप्रूव हो रहा है, वो रूलिंग पार्टी अप्रूव कर रही है नहीं कर रही है, उसमें उसकी कंसेंट है या नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है मियाँ, एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है कि वो एक काम ये कर सकता है कि उसमें अमेंडमेंट के लिए उसको वापस भेज दे।
समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताएं, एक कंसेप्ट है मनी बिल का, आप पता है किसी को मनी बिल क्या होता है? मैंने ये बात क्लियर करता हूं, प्रेसिडेंट कैन ईदर असेंट और विदहोल्ड हिज असेंट और विदहोल्ड हिज असेंट और ही कैन रिटर्न बैक द बिल। तीन चीजें। अच्छा मनी बिल क्या होता है? मनी बिल क्या होता है? प्रेसिडेंट को 90 दिन के अंदर बिल अप्रूव करना होता है, नहीं करेगा वो ऑटो मोड पे उसकी एप्लीकेशन समझी जाएगी, इसकी ऑटो मोड पे एप्लीकेशन हो गई है, या उसको रिकंसिडरेशन के लिए मंगवा लिया जाएगा बिल को। ये मुश्किल हो रहा है तुम लोग के लिए 90 डेज वगैरह टाइम लिमिट, इसको इजी कर लो, बस इसको आसान आसान लेके चलो, ठीक है। इसको ये समझो कि 90 डेज के अंदर जो है ना उसको अप्रूवल करना होता है, अगर वो 90 डेज के अंदर अप्रूवल नहीं करेगा तो वो ऑटो मोड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझी जाएगी। और ऐसा होता नहीं है कि वो 90 डेज के अंदर उसको अप्रूव ना करे यार, अनटिल अनलेस जो है ना चंद मसले मसाइल हो जाए। मसले मसाइल समझते हो? भाईजान कोरोना नहीं, कोरोना नहीं, कोई सियासी, कोई सियासी मसले मसाइल, कोरोना नहीं, सियासी मसले मसाइल। अच्छा मैं कहाँ था यार, मैं कुछ बता रहा था, मैं भूल गया क्या बता रहा था मैं यार। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। ये बताओ बिल का तुम्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया कि कानून कैसे पास होगा? ये तो समझ में आ गया ना। एक्सेलेंट। मनी बिल, यस मनी बिल क्या बता रहा था। देखो मनी बिल क्या होता है, क्या होता है मनी बिल? व्हाट इज द मनी बिल? वो यार अभी तो पास हुआ है, अल्लाह अल्लाह करके। अबे भाई बजट, बजट, बजट। मनी बिल एक वाहिद बिल होता है जिसमें आपकी प्रेसिडेंट की राय चाहिए नहीं होती है। मनी बिल बजट होता है। मनी बिल सेनेट के अंदर डिस्कस नहीं होगा। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोविंशियल, सॉरी सॉरी, आपका सिर्फ और सिर्फ मनी बिल आपका नेशनल असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ये बात क्लियर है? इट्स अ बजट, इट्स अ बजट, बजट। मनी बिल इज अ बजट जो कि नेशनल असेंबली में पास होता है। आपका ना सेनेट की जरूरत है ना प्रेसिडेंट की जरूरत है, बस ये वाली बात याद रखना। सही है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जो नेक्स्ट चैप्टर, मैंने अभी आप लोग को पहला आप लोग को पिलर बताया। मेरी जान मैंने क्या बताया आप लोग को? मैंने आप लोग को ये बताया है कि कानून कैसे बनता है, कानून होता क्या है और कैसे बनता है। और मैंने उसके बाद फिर आपको एक पिलर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, और वो पिलर आपका कौन सा है? पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के मैंने 3 विंग्स के बारे में बताया, तीनों विंग की मैंने डिस्क्रिप्शन बताई। प्रेसिडेंट के बारे में बताया, सेनेट के बारे में बताया, नेशनल असेंबली के बारे में बताया, आपका लॉ कैसे बनता है आपको उस बारे में मैंने बताया। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अच्छा आप लोगों ने एक और कंसेप्ट है बेसिकली, एक कॉमन लॉ और स्टैट्यूट लॉ का, वो आप बाद में बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी नजर आ रही है सामने, नजर आ रही है जुडिशरी? जिन्होंने लास्ट क्लास में ली है मैं उनको बता दूंगा, ठीक है, आप बेफिक्र। जुडिशरी के जरा सुनिएगा, या मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप वो भी सुन सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा पढ़ा होगा, सुन सकते हैं आप। नहीं मैं अभी पढ़ाऊंगा, नमाज का मैं जब ब्रेक लूंगा तब हम एक साथ ही ब्रेक लेंगे, 7:30 बजे ब्रेक लेंगे। सुनिएगा जुडिशरी के बारे में, सुनिएगा, सुने। जुडिशरी क्या होती है? किसी कभी किसी जज को देखा है? पढ़ा हुआ है बेटा, पढ़ा हुआ है। कहां देखा है? क्या बात है, कोर्ट वोट जाते रहते हो? गली में रहता है? अरे आपकी गली में रहता है? टीवी में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ड्रामों में, टीवी में, मूवी। अच्छा सुनो, अच्छा फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है तुमने? जो ऑफिस आए थे? क्या बात है, क्या बात है। अब सुनिएगा, देखो जुडिशरी को समझने के लिए एक चीज आप समझिएगा कि जुडिशरी का काम क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून को समझाना।
कानून बनाना किसका काम है? कानून कानून बनाना किसका काम है? कानून बनाना काम है पार्लियामेंट का, और कानून को समझाना काम है जुडिशरी का। राइट राइट, एक्सीलेंट। जुडिशरी के अंदर हम 4 कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट, चौथा होता है फेडरल शरीयत कोर्ट। मैं इसको एक आपको एक कंट्रोल न्यू स्लाइड एंड से आ गई। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। वेयर इज या इधर देखिएगा। सबसे पहले होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे आप, आपका आएगा हाई कोर्ट, राइट। उसके ऊपर जाएंगे आप, आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और यहां कहीं आपका होगा फेडरल शरीयत कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट, और ये होता है आपके सिटी कोर्ट। क्या होता है ये आपका? आपने सिटी कोर्ट सुना है ना, ये आपके सिटी कोर्ट के, आपको यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यहां पर केसेस सारे चलते हैं, यहां सारे केसेस चलते हैं। हाई कोर्ट के अंदर केसेस चलते नहीं है, हाई कोर्ट अपील वगैरह का फोरम पे डिसाइड करता है, लेकिन उसमें और भी चीजें वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी एक एपलेट कोर्ट है, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, बाद में बात करूंगा। अब फेडरल शरीयत कोर्ट आप देखें इस तरह आगे नहीं जा रही है, जैसे यू एक रो में जा रहे हैं ना, कि सबसे पहले कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद बंदा हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसके बाद बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ये है ना, ये है ना। फेडरल शरीयत कोर्ट को मैंने अलग से रखा है, और इसकी एक वजह है कि मैंने इसको अलग से क्यों रखा है, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूं कि मैंने इसको अलग से क्यों रखा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़े यार, ये मिटेगा कैसे? अच्छा, आप सुनिएगा। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। जरा टेक्निकल चीजें ये समझनी है, ठीक है, आज खत्म करना है मुझे। अच्छा, सुनो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बेटा 5 किस्म की कोर्ट आ रही होती है। क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट और रैंट कंट्रोलर। ये बात क्लियर हुई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फर्दर 5 किस्म की कोर्टें आ रही होती हैं। क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। अच्छा, अब ये बात यह है क्रिमिनल कोर्ट क्या होती है। सबसे पहले हम क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? आसान है। अच्छा, इधर देखिएगा, क्रिमिनल कोर्ट में बेटा 2 किस्म की कोर्ट होती है। एक होती है कोर्ट ऑफ सेशन, और एक होती है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। एक होती है कोर्ट ऑफ सेशन, और एक होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब जरा और से समझिएगा, मैं आपको यार ये मैं बना के आपको दिखाता हूँ, कुछ बना के अगर मैं समझा सकूं आपको, क्योंकि ये जो है ना, ये बना के मजा आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा यार। एक मैं चाह रहा हूँ एक नई पूरी स्लाइड खुल जाए, उसके लिए क्या क्लिक करूँ? नया व्हाइट रंग का पेज खुल जाएगा। नमाज कितने बजे बेटा? 7:35 पे है ना? सात 7:30 बजे जाएंगे। कंट्रोल है। अच्छा, ये खुल गया। अच्छा, अब सुनो होगा, मेरी बात सुनो। मैं आपको बता रहा था क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, सही है? जी, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? आवाज आ रही है? That's good, that's good, that's good. Right. So मैं आप लोग को कुछ
आना चाह रहा था। राइट, ऑल आर हियर, ऑल आर हियर, or should I wait for a few minutes to start? It is 7:58. नहीं, वो तो शायद उन्होंने वापस ले ली स्ट्राइक अब। जी भाई, स्टार्ट करें। अच्छा, बोर्ड पे आपको नोटपैड नजर आ रहा है? एक स्टूडेंट ने आइडिया दिया था कि नोटपैड खोल लो। थैंक यू। बोर्ड पे नोटपैड नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अब ये देखें, ये मैं एक गुड पेंटर बता हुआ, ये मैं एक बच्चा बना रहा हूँ, राइट? आवाज आ रही है? Vajia, there is some problem in your connection. Everybody can hear. सुनिएगा, ये मैंने एक बच्चा बनाया है। इस बच्चे की उम्र है 18 साल। क्या उम्र है? क्या उम्र है इस बच्चे की? 18 साल, राइट? इस बच्चे का नाम मुझे रखना है। इस बच्चे का नाम मैंने रखा मैजिस्ट्रेट। क्या रखा? मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तीन साल बाद 3 साल बाद ये बच्चा थोड़ा बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना? ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। यही तो कमाल है मियाँ। अब तुम देखो ना होगा क्या। ये बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है। और ये बच्चा 19 साल का हो गया। तो 3 साल बाद ये बच्चा बड़ा हो गया, 19 साल का हो गया। सही है? इमेजिन कर रहे हैं हम। भाई, वकील का काम क्या होता है? वकील का काम ये होता है ना, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवोकेसी क्या है, आप क्या बोलोगे? आप ये वाली बात बोलोगे कि एक नॉर्मल आदमी, अब मैं आपसे 2+2 क्या होता है, आप बोलोगे 4। डॉक्टर से पूछो 2+2 क्या होता है, वो बोलेगा 4। इंजीनियर से पूछो 2+2 क्या होता है, वो बोलेगा 4। वकील से पूछो 2+2 क्या होता है, तो वकील पता क्या कहेगा? आपको कितना करना है। समझ रहे हो? तो ये वकील का काम क्या होता है? वकील का तो ये काम है ना कि आपको कितना करना है। अच्छा, आगे सुनिएगा। अब फिर फर्दर 3 साल बाद, अच्छा, इस बच्चे का नाम मैं रखना भूल गया। इस बच्चे का बेटा नाम है असिस्टेंट सेशन। क्या नाम है इसका? असिस्टेंट सेशन, ठीक है। फिर ये बच्चा आगे 3 साल और गुजरे। कितने साल गुजरे? 3 साल और गुजरे। ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया। और ये कितने साल का हो गया? 20, ठीक है। और इसका नाम मैंने क्या रखा? एडिशनल सेशन। यहां तक क्लियर हो रहा है? सही है। फिर ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया 3 साल बाद। और इसका नाम मैंने क्या रखा? एक बार रुको।
इसका नाम मैंने रखा सेशन। क्या नाम रखा? सेशन। सही है। और इसकी उम्र कितनी हो गई? 21 साल। कितनी हो गई? 21 साल। हाँ बेटा, बहुत बड़ा होता है ना, इस वजह से उसको रखा है। अब सुनो बेटा, ये है आपका पूरा का पूरा क्रिमिनल कोड का नक्शा। अब जरा सुनना, क्रिमिनल कोर्ट में सबसे पहला जो जज होता है वो होता है मैजिस्ट्रेट। उसका ग्रेड होता है 18। वो ये छोटा बच्चा है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सबसे पहला जज होता है, ये सबसे बच्चा जज होता है। और ज्यादातर जो आपको जवान लड़के नजर आएंगे ना, यंग यंग, वो ये मैजिस्ट्रेट होंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन, जो कि आपके पर्टिकुलर एरिया को तो बहुत ताकतवर होता है। इसके ये बहुत ताकतवर होता है। ये सबसे छोटा है और सबसे लाडला है। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे छोटा, सबसे लाडला और सबसे ताकतवर ये मैजिस्ट्रेट होता है। क्यों होता है ताकतवर? अगर आप किसी को लॉ में इंटरेस्ट है तो उनको ज्यादा पता चलेगा, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्यों होता है। इस मैजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल केसेस चलते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, इस मैजिस्ट्रेट के पास कौन से क्रिमिनल केसेस चलते हैं? इसके पास वो वाले क्रिमिनल केसेस चलते हैं जिसकी सजा मैक्सिमम, ये सजा जो दे सकता है ना जिसकी, वो 3 साल तक दे सकता है। कितनी? 3 साल तक। इसके अलावा ये फाइन भी लगा सकता है। ठीक है, फाइन भी लगा सकता है। और ये मैक्सिमम फाइन जो लगा सकता है वो 45,000 तक का फाइन है। मैंने सजा क्या बोली है? मैंने सजा बोली है कितनी? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा आपको। ठीक है, तो अरसलान ने सवाल किया था, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अच्छा, अब मेरी बात समझ में आ रही है? सजा 3 साल की दे सकता है और फाइन क्या है? फाइन 45,000। फाइन 45,000 तक लगा सकता है। मजिस्ट्रेट सबसे पहले भर्ती होता है और मजिस्ट्रेट 18 ग्रेड का अफसर होता है, इस वजह से इसको मैंने 18 लिखा है। BPS 18। इसकी तनख्वाह लगभग तकरीबन 2 लाख रुपए इसकी तनख्वाह होती है। इसको गाड़ी मिलती है, इसके पास गार्ड्स होते हैं और इसका हेवी प्रोटोकॉल होता है। और ये डिफरेंट इसके पास थाने होते हैं। मैं एक मिसाल वैसे दूं आपको, मैं इसकी मिसाल दूं। आप लोग फर्ज करो अभी डिफेंस में बलोच कॉलोनी है, वहां का कोई ना कोई मैजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैजिस्ट्रेट इज बेसिकली जज। जज होता है एक क्रिमिनल जज। सबसे पहला क्रिमिनल जज मैजिस्ट्रेट भी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये मैजिस्ट्रेट भी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट, अच्छा आपने असिस्टेंट कमिश्नर का नाम सुना होगा, आपने डिप्टी कमिश्नर का नाम सुना होगा। पहले ये होते थे मैजिस्ट्रेट। ठीक है, वो अभी भी मैजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन उनको स्पेशल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ये जो मैजिस्ट्रेट होता है जो कोर्ट में बैठता है, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाता है। ये जज होता है। कौन होता है? ये जज होता है। अच्छा, अब डिफेंस का अपना एक मजिस्ट्रेट है। ठीक है, गुलशन का अपना एक मजिस्ट्रेट है, नाजमाबाद का अपना मजिस्ट्रेट है, करीमाबाद का अपना मजिस्ट्रेट है, PCHS का अपना मजिस्ट्रेट है। हर एरिया का डिफरेंट मजिस्ट्रेट है। और ऐसा भी होता है कि एक मजिस्ट्रेट के पास मल्टीपल एरियाज भी होते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक मजिस्ट्रेट के पास मल्टीपल एरियाज भी होते हैं। ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है। ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है बेटा? Is that clear? Should I proceed further? Right. Okay. अच्छा, अब मजिस्ट्रेट जब 3 साल काम कर लेता है तो वो प्रमोशन है और उसका प्रमोशन हो जाता है और वो ग्रेड 19 के अंदर आ जाता है। जब वो ग्रेड 19 के अंदर आ जाता है तो वो बन जाता है असिस्टेंट सेशन जज। क्या बन जाता है? असिस्टेंट सेशन जज। ये असिस्टेंट सेशन जज जो है, ये लगभग जो है ये 7 साल तक की सजा दे सकता है। कितनी सजा? 7 साल तक की सजा दे सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? हाँ, सजा पे याद रखें, 18 कितने साल तक की दे सकता है? 3 साल तक की। 19 ग्रेड का अफसर कितने साल दे सकता है? 7 साल तक की दे सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 साल के बाद ये असिस्टेंट सेशन एडिशनल सेशन बन जाता है। और ये एडिशनल सेशन और असिस्टेंट सेशन जो है, ये लगभग जो है इनकी पावर सजा देने की बराबर है। याद रखिएगा, एडिशनल सेशन और सेशन जज की पावर सजा देने की, केस चलाने की बराबर है। ये बात क्लियर हो रही है? मतलब 20 और 21 ग्रेड का अफसर सजा देने में, दोनों चीजों में ये बराबर ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। यार, ये पेन का निशान कहां से आएगा? पेन का निशान क्यों नहीं आ रहा यार? आ गया। अरे आजा। हाँ, ये सुने, ये दोनों जो है ये लगभग
बराबर है। मैं बताता हूँ, एडिशनल सेशन और सेशन जज जो है उन दोनों की पावर बराबर होती है। अब दोनों में फर्क क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ। एडिशनल सेशन और सेशन जज दोनों की पावर बराबर होती है। ये दोनों के दोनों ज्यादातर कत्ल के मुकदमा डील करते हैं। किसमें? ये मर्डर के मुकदमा डील करते हैं, ये रेप के मुकदमा डील करते हैं। मर्डर का 302 का मुकदमा मर्डर का ये डील करेंगे, रेप 376 ये डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्सीडेंट में बंदा मर गया 320 ये डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डकैती के दौरान बंदा जख्मी हो गया, ठीक है, 397 ये डील करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुकदमा जो होते हैं, जो खतरनाक और हीनियस क्राइम होता है ना, वो ये दोनों डील करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? एडिशनल सेशन और सेशन जज, इन अदर वर्ड एडिशनल सेशन और सेशन जज इन दोनों के पास पावर होती है कि किसी को भी सजाए मौत दे दें, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। अगर ये दोनों किसी को सजाए मौत देते हैं तो वो हाई कोर्ट से कंफर्म की जाती है, ठीक है। तो जितने भी आप मुकदमा सुनते हैं जिसमें सजाए मौत हो रही होती है, वो एडिशनल सेशन या सेशन जज कर रहा होता है, वो इन दोनों के पास इख्तियार नहीं होता। मेरा पेन नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन के ऊपर? यस, इन दोनों के पास, ना इसके पास ना इसका, इन दोनों के पास इख्तियार नहीं होता, लेकिन इन दोनों के पास उसका अच्छा इख्तियार होता है, ठीक है। एडिशनल सेशन और सेशन जज इन दोनों के पास इख्तियार है। ये बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं हुई? अच्छा गुड। अच्छा अब सुनिएगा मेरी बात। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा, तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? भाई ये जो होता है ना, ये इसके पास एडिशनल टास्क होता है, ये इन तीनों का अब्बू बन के बैठा होता है। इसका मतलब है ये तीनों इसके अंडर काम करते हैं। असिस्टेंट सेशन, ये एएस है असिस्टेंट सेशन जज, एएस इज असिस्टेंट सेशन जज, एडीएस इज एडिशनल सेशन जज। ये अभी सब पता चल जाएगा, अभी मैं आऊंगा वहां आपको नजर भी आएगा। ये तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ बच्चों, एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा, तो सेशन जज के बाद एडिशनल काम होता है, वो इन तीनों का बॉस बना बैठा हुआ होता है, राइट। अच्छा आगे सुनिएगा। अच्छा मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल कोर्ट दो किस्म की होती हैं, या तो मजिस्ट्रेट होगी या कोर्ट ऑफ सेशन होगी। मैं आपको 4 जज बता रहा हूं, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। ये तीनों के तीनों मिलाकर आपका कहलाते हैं सेशन कोर्ट। क्या कहलाते हैं ये? सेशन कोर्ट। और ये कहलाता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। इसका मतलब है देयर आर टू काइंड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, वन इज सेशन कोर्ट एंड द अदर इज मैजिस्ट्रेट कोर्ट। सेशन कोर्ट के अंदर एडिशनल सेशन, असिस्टेंट सेशन, एडिशनल सेशन और सेशन जज आता है, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो 2 किस्म की क्रिमिनल कोर्ट हो गई और 4 किस्म के जजेज हो गए जो इसके अंदर बैठे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं मिसाल दूं मजिस्ट्रेट कोर्ट की। आजकल आप लोगों ने देखा होगा गुड़गा मामले में बहुत से लड़के पकड़े जा रहे हैं। तो गुड़गे मामले में पहले जो था वो कोई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 किस्म की कोर्ट होती हैं, एक होती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट और एक होती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में 3 किस्म के जजेज आते हैं, एडिशनल सेशन, असिस्टेंट सेशन और सेशन जज। और मजिस्ट्रेट कोर्ट अलग होती है, उसमें मैजिस्ट्रेट आता है, जैसे आपको डायग्राम पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में कैसे किस्म के केसेस आते हैं मैं आपको बात बताऊं। जैसे आपके पास कोई बंदा है, आपके सीने पे पिस्तौल रख के छीन के लेके चले गए, ठीक है, ये 392 होता है, ये मजिस्ट्रेट के पास चलेगा, ठीक है। इसकी और मिसाल दूं, आप घर के अंदर जो है ना, कोई 2 लड़के आए, वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए, 448 पीपीसी, ये भी मजिस्ट्रेट के पास चलेगा, ठीक है। लेट सपोज अगर आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी कर दी, 420, ये भी मजिस्ट्रेट के साथ चलेगा। अगर आपने किसी को चेक, या आपने किसी का से चेक लिया किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले में, वो बाउंस हो गया, 489F, ये भी किसके पास चलेगा? मजिस्ट्रेट के पास चलेगा। इन सब में मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा दे सकता है। लेकिन अगर कोई हीनियस क्राइम है, जैसे किसी के पास से पिस्टल रिकवरी हो गई, इट्स अ हीनियस क्राइम, ठीक है, तो फिर वो एडिशनल सेशन या सेशन जज के पास चलेगा। असिस्टेंट सेशन के पास भी मुकदमे चलते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन का मेजर रोल क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है जनाब? एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलो अभी 2 मिनट में स्लाइड खोलते हैं फिर हम, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा आगे इसमें और बढ़ता हूँ, फिर स्लाइड खोलते हैं। अच्छा सुनो, लेट्स सपोज आपको क्लियर हुआ ये आसान था मुश्किल था? मर्डर की सजा या हीनियस क्राइम की सजा जिसमें सजाए मौत देते हैं, उम्र कैद देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल सेशन और सेशन जज दे सकता है। थैंक यू सो मच।
पेन का कलर चेंज हो जाता है क्या? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। सेशन जज इज द माय बाप ऑफ ऑल जज। सेशन जज इज द बिगेस्ट क्रिमिनल जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर तमाम क्रिमिनल जजेस काम करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये बहुत ताकतवर आदमी होता है, इसके अंदर ये तमाम के तमाम क्रिमिनल जजेस काम कर रहे होते हैं। देखो ये मैजिस्ट्रेट है, सबसे पहला छोटा जज मैजिस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर असिस्टेंट सेशन है, उसके ऊपर एडिशनल सेशन है और उसके ऊपर सेशन जज है। सेशन जज, ठीक है, आपने यार इसको आसान कर लेते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? डायरेक्टर, यस। उसके नीचे कौन है? एडिशनल डायरेक्टर, यस। उसके नीचे कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर, यस। उसके नीचे कौन है? डेप्यूटी डायरेक्टर, यस। ये हायरार्की है या नहीं है? और उसके नीचे कौन है? मैनेजर। यही हायरार्की है ना। इस तरीके से कोर्टों की हायरार्की है। ओके, ये जो सवाल किया है, जब सेशन जज तीनों का बाप है तो सेशन जज असिस्टेंट एडिशनल सेशन को मिलाकर क्यों बनता है? इस वजह से बनता है क्योंकि क्रिमिनल में शुरू में देखो, सेशन का मतलब होता है बेसिकली क्रिमिनल, ठीक है, क्योंकि ये जो मैजिस्ट्रेट होता है ना, ये मैजिस्ट्रेट इट्स अ सेपरेट कोर्ट। और इसकी एक वजह है, जो तुमने सवाल जो किया, इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है, तुम घर में बैठी हुई हो, ठीक है, घर में हरा धनिया, पुदीना, दही, हरी मिर्चें किससे मंगवाई जाती है? बड़े से या बच्चे से? बच्चे से मंगवाई जाती है ना, बच्चे से मंगवाई जाती है, ठीक है। अब अम्मा का काम क्या है? अम्मा का काम ये होता है कि वो बच्चे से दही मंगवा के दही वो डालती हैं सालन के अंदर, यही करती है ना, फिर सालन तैयार होता है। अगर बच्चा दही ना लाए या दही की थैली फोड़ दे, खाना तैयार होगा? खाना तैयार होगा? नहीं। इसी तरीके से मर्डर केस हो, कोई भी केस हो, बट टेक्निकल सवाल किया तो मैं उसका जवाब आसान करके दे रहा हूं। ये कोई भी बड़े से बड़ा केस हो, सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट के पास आता है, इसलिए द मोस्ट पावरफुल आदमी है। 302 हो, 397 हो, मतलब 302 मतलब मर्डर का हो, 320 हो, एक्सीडेंट में मर्डर हो गया हो, ठीक है, मुंह पे तेजाब फेंक दिया हो 337 वाला, ठीक है, हाथ काट दिया हो, 334, 336 हाथ वाथ काट दिया हो, ये सारे के सारे बड़े जितने केसेस हैं, ये सब के सब पहले किसके पास जाएंगे बेटा? मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। और मैजिस्ट्रेट फिर इन केसों को इसके पास भेजता है, सेशन जज के पास। समझ रहे? मजिस्ट्रेट फिर इन सारे केसों को सेशन जज के पास भेजता है, सही है। और सेशन जज फिर इन केसों को अपने आप में और इन दोनों के अंदर तकसीम करता है। अब ये जो चीज है ना, ये चीज थोड़ी टेक्निकल है। अब आप ये मुश्किल होगा आपके लिए, देखिए ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर एक 302 का केस है भाई, एक 302 का केस है, ठीक है, सुनो, एक 302 का केस है, एक बंदा मर्डर हुआ, डिफेंस के एरिया में एक बंदा मर्डर हुआ, सही। उसकी सबसे पहले क्या होगी? एफआईआर कटेगी, यस और नो? यस, 154 में 154 में एफआईआर कटती है। उसकी सबसे पहले एफआईआर कटेगी। एफआईआर कटने के बाद वो जो है बंदा, वो कोर्ट में पेश होता है। वो कौन से कोर्ट में पेश होगा? वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश होगा। वो सेशन जज के पास नहीं जाएगा, वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा पहले। अब मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको छोड़ भी दे, उसके पास ताकत है, लेकिन नहीं छोड़ते। वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट पूरी फाइल बनाकर, आसान करके दे रहा हूं, फाइल बनाकर भेज देगा सेशन जज को कि मियां सर ये आपका केस है, इसको आप देखें। सेशन जज वो केस या तो खुद चलाएगा या एडिशनल सेशन को दे देगा, उसकी मर्जी है। तो इन अदर वर्ड तमाम के तमाम केसेस पहले मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है, तो सारी बल्लियां इसके पास ही होती हैं। समझ रहे हो? यार ये जो सवाल है ना, ऐसा क्यों होता है डायरेक्ट सेशन जज के पास नहीं जाता? तो मुझे आपको पूरा 190 सीआरपीसी वगैरह पढ़ाना पड़ जाएगा, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको मुझे 190 सीआरपीसी पढ़ाना पड़ जाएगा, और 193 सीआरपीसी स्पेशल कोर्स क्या होते हैं, वो आप लोग के लिए मसला हो जाएगा। किसी दिन आऊँगा ना,
एक सेशन रख लेंगे, ये जरा हट जाए, ये खत्म हो जाए कोरोना, वहां बैठ के मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, विदाउट लाइसेंस अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर 320 नहीं, अपना 302 नहीं लगता, 320 रीड भी 322 हो जाता है और 114 पीपीसी। ठीक है, 302 नहीं लगता क्योंकि आपकी नियत नहीं है। 302 में आपकी नियत होना चाहिए। एक होता है एक्टस रिया, एक होता है मेंस रिया। एक्टस रिया में होता यह है कि आपकी हरकत, मेंस रिया का मतलब होता है आपकी नियत। आपकी नियत होना चाहिए मारने की, एक्सीडेंट में नियत नहीं होती है तो 322 लग जाता है, कत्ल बिन सबब। जितने स्मॉल केसेस ना कहें आप इसको, आप ये कहें वो वाले केसेस जो कि शेड्यूल कहता है मजिस्ट्रेट के पास। चले, स्मॉल नहीं है बेटा, ये बहुत बड़े केसेस हैं। कत्ल का आपके सीने पे पिस्तौल रख के छीन के आपसे ले गए, ये स्मॉल केस है तो बड़ा केस है, ये मजिस्ट्रेट के पास चलता है। ठीक है, आपने चेक बाउंस हो गया, करोड़ों के चेक बाउंस होते हैं, करोड़ों के, तो ये स्मॉल केस है नहीं, बड़े केस है, मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं। मजिस्ट्रेट के पास चंद शेड्यूल में ऑफेंसेस गिवन है, ये आपके कोर्ट छोड़ दें आप, बस आप ये याद रखें जो मैंने अभी बताया। इतना याद है, ये समझ में आ गया नहीं आ गया ये बताएं। आगे चले, खैर अब मैं एक और नोटपैड खोल रहा हूँ आपके सामने। अब मैं दोबारा से एक चीज़ आपको समझाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, हम पहले इसको देख लेते हैं जुडिशरी में। यार ये आपके स्क्रीन पे ये सारे आ रहे हैं क्या, हरे हरे बने हुए? हट गया, हट गया मियाँ? अब देखें भाई, यार क्या हो गया बेटा, मैं सेशन ले रहा हूँ जरा, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ फोन। हाँ इधर देखें, मजिस्ट्रेट कैसे बन सकते हैं आप? लॉ करें, लॉ करने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद 5,000 लड़के बैठते हैं पेपर में, आप बैठें, बैठने के बाद पेपर क्लियर करें, पेपर क्लियर होने के बाद रिटन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर आप बन जाएंगे। नहीं CSS नहीं, CSS अलग है। इधर देखें, क्रिमिनल कोर्ट मैंने कहा था कोर्ट ऑफ सेशन है और मजिस्ट्रेट है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ अब देखें, इधर देखें, ये पढ़ने था, पढ़ने मुझे पढ़ने से याद आ गया, once I was arguing in front of a judge, I don't want to name that, I don't want to name him, मैं उनके सामने आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तो मैटर था, बड़ा मैटर था, तो उन्होंने मेरे सामने जो है ना, एक बड़े सख्त जज थे, वो हर एक को डांटते थे, मतलब पुलिस वाले उनसे बड़ा डरते थे ये। तो उन्होंने कहा, मेरे सामने FIR पढ़ी थी एंड इट वाज, मतलब पढ़ नहीं सकता था, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रीड इट क्योंकि राइटिंग ऐसी थी। अब मैंने सामने रखी हुई FIR, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर शुड आई प्रोसीड? मुझे बोलते कहते हैं पल्लो पल्लो, उन्होंने पल्लो बोला, फिर हाथ के मेरा वही बुरा हाल हो गया। आई स्टिल रिमेंबर दैट, जब मैं कहता हूँ ना किसी को पढ़ लो तो मुझे वो पल्लो याद आ जाता है। खैर अच्छा, अब ये पढ़िएगा ज़रा, ये देखें, ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का देखें आप, कि सबसे पहले इट इज़ द फर्स्ट कोर्ट वेयर क्रिमिनल केसेस आर डेल्ट, बताया था, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की और फाइन बता दिया था। फाइन ये 45,000 है, 4500 गलत लिखा हुआ, ठीक है, 45,000 है। असिस्टेंट सेशन जज 7 साल की सजा दे सकता है, और एडिशनल सेशन जज और ये सेशन जज ये कोई सी भी सजा दे सकते हैं इस टाइम पे। अरे ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस चक्कर? तो भाई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे ये क्या हो गया? अब आया? अब पढ़ें। ये सवाल जो है ये कंपलसरी है, मजिस्ट्रेट के पास ही आएंगे बेटा, मजिस्ट्रेट के पास ही आते हैं। ठीक है, सारे केसेस मजिस्ट्रेट के पास ही आते हैं।
अनटिल अनलेस वो स्पेशल ट्रायल हो, जैसे SER 1947 फॉरेन एक्सचेंज हुंडी वगैरह, मनी हुंडी वगैरह ये, या फिर आपके ATC ट्रायल हों स्पेशल कोर्ट, जैसे उजैर बलूच वगैरह के जो केसेस हैं वो वाले, वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। उसमें जो ATC जज है वो उसके पास स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर है, ठीक है। आपके कस्टम में भी अक्सर का जज ही रहते बैठे हैं जिनके पास स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर है, वो उनके पास नहीं। तो 21 ग्रेड का अफसर होता है। भी आऊँगा हाई कोर्ट पे, आऊँगा भी, आया का हूँ अभी बताऊँगा, सेंटेंस पनिशमेंट में फर्क बताऊँगा। आगे बढ़े, ये पढ़ लिया। ये आसान थी स्लाइड। अच्छा अब आ गया आगे, मैं दोबारा से एक बार फिर से मैं नोट पैड खोल रहा हूँ, ठीक है। आपको एक और चीज़ जरा समझानी है मुझे। नोट पैड खुला आप लोग के सामने? दोबारा से मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा इधर, स्टाइलिश सा बन गया है, अलग नहीं लग रहा बाल वाले। ये एक 18 साल का बच्चा है, ठीक है। बात सही है, क्लियर हो रही है। इस 18 साल के बच्चे का नाम मैंने रखा सिविल। क्या नाम रखा? सिविल। ये कौन से बलून लग रहा है आपको? ये तो अजीब से ही कोई, ये मुझे तो ज़्यादा हार्ट लग रहा है, इसका चेहरा हार्ट जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा सुनिएगा, अच्छा ये 18 साल का है, ठीक है। ये 3 साल बाद ये बच्चा कितने साल का हो जाएगा? You guys are getting great, yeah. ये 19 साल का हो गया, राइट। इज देयर एनी डिफिकल्टी टिल हियर नाउ? इस ये क्योंकि ये बड़ा हो गया है, ये बच्चा बड़ा हो गया है, तो इस बच्चे का नाम मैंने रखा ये एस है, सीनियर सिविल। क्या रखा? सीनियर सिविल। अच्छा उसके बाद 3 साल बाद ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर इस बच्चे का नाम हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हो गया? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। और ये कितने साल का हो गया? 20। फिर ये बच्चा और बड़ा हो गया, तो ये क्या बन गया? डिस्ट्रिक्ट। क्या बन गया? डिस्ट्रिक्ट। और ये कितने साल का हो गया? 21 साल। अब सुनो, नहीं ये बड़े के मोटे ऐसा नहीं है, ये मैं मोटा इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये असल में पूरी मैनेजमेंट देख रहा होता है ना, हर चीज देख रहा होता है, इसके हाथ में पूरी मैनेजमेंट होती है, हर चीज के हाथ में होती है, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा मोटा बनाया, वरना कोई और वजह नहीं है। अच्छा अब जबरदस्त चीज सुनिएगा,
सर लेट हो गई। भाईजान किसका ऑपरेशन? अच्छा सुनिएगा, अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट राइट। अब जरा और से मेरी बात सुनिएगा। ये जो 18 साल का जो ये जो बच्चा है, ये सबसे छोटा बच्चा होता है और ये कहलाता है सिविल जज। क्या कहलाता है ये? सिविल जज। इसको आप थर्ड क्लास सिविल जज भी कहते हैं। इट डज नॉट मीन दैट ही इज अ थर्ड क्लास, यू नो, इट मींस इट अबाउट जुरिडिक्शन। इसको आप थर्ड क्लास सिविल जज कहते हैं। अगर कोई भी केस 50,000 से कम का होगा तो वो इस जज के पास चलेगा। मैंने कहा भाई मेरा ये मोबाइल फोन है, आपने कहा आपका ये मोबाइल फोन है, हम दोनों इस मोबाइल फोन पे झगड़ा कर रहे हैं। इसकी कीमत फर्ज करें 40,000 रुपए है, तो इसकी कीमत 50,000 से कम है ना? कम है। डिस्प्यूट सिविल है ओनरशिप का, आप भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं, ओनरशिप डिस्प्यूट है, सिविल है। ये केस कहां चलेगा? ये चलेगा 18 मतलब सिविल जज के पास चलेगा, जो 18 ग्रेड का अफसर होता है। अभी आया नहीं थर्ड और फोर्थ, मैं समझा नहीं। थर्ड फोर्थ में आपकी बात है समझा। कैन यू रिपीट व्हाट इज थर्ड एंड फोर्थ? इसको थर्ड क्लास सिविल जज कहते हैं, थर्ड क्लास सिविल जज। बस ये नाम थर्ड क्लास सिविल जज। वजह थर्ड क्लास इस वजह से कहते हैं क्योंकि ज्यूरिडिक्शन की वजह से। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि कितने पैसों का केस चल सकता है। कोई आपका एसी का केस है, एसी की कीमत 45,000 रुपए है, मैं क्या तुम मेरा है, ओनरशिप डिस्प्यूट है या नहीं है? ये कहां चलेगा? भाई आवाज क्या खराब हो रही है? अब आ रही है? आ रही है आवाज? एक्सीलेंट। अब सुनिएगा, मैं ये कहता हूं जो आपके घर पे एसी लगा है वो मेरा है। आप ये कहते हैं जो आपके घर पे एसी लगा है वो मेरा है, मतलब वो आपका है। हम दोनों में उस एसी के ऊपर मसला हो गया। एसी की कीमत 45,000 रुपए है, ओनरशिप का मसला है। केस कहां चलना चाहिए है? सिविल जज के पास, क्योंकि उसकी कीमत 50,000 से कम है। मैं ये कहता हूं ये चार्ज डिवाइस मेरी है, आप ये कहते हैं ये चार्ज डिवाइस मेरी है। अच्छा ये ओनरशिप का मसला आया या नहीं आया? आया ना? तो इसकी कीमत कितनी है? 4-5 हजार, 4,000 रुपए का है। तो ये क्या है? ये सिविल जज के पास चलेगा। मैं ये कहता हूं कि आपके पास जो मोबाइल फोन है मेरा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी तरीके से जो भी चीज 50,000 से कम की होगी वो तमाम के तमाम चीजें कहां चलेंगी? सिविल जज के पास, एक्सेप्ट रिकवरी के केसेस। किसके केसेस? रिकवरी। रिकवरी 1 लाख तक की सिविल जज के पास चलेगी। रिकवरी 1 लाख तक की सिविल जज के पास चलेगी। यहां तक क्लियर है? आप मेरे पैसे खा गए 90,000 रुपए, कहां केस फाइल करूंगा? सिविल जज के पास। मैं आपके पैसे खा गया 99,000, कहां केस फाइल करूंगा? सिविल जज के पास। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है बेटा? एक्सीलेंट। अच्छा 3 साल बाद यही सिविल बड़ा हो जाता है, होगा या नहीं होगा? या उतना नहीं रहेगा? बड़ा होगा, होगा बड़ा। एक्सीलेंट। ये बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सीनियर। यस और नो? इसको मैं कहूंगा सीनियर सिविल। क्या कहूंगा मैं? सीनियर सिविल। कराची के अलावा, कराची के अलावा सीनियर सिविल जज की जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। कराची में, कराची के अलावा सीनियर सिविल जज जो कराची के अलावा, मतलब आई मीन टू से इंटीरियर, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, अपना
दादू, ठीक है, गोटकी, थट्टा, बदीन, नवाबशाह, ये सारे के सारे जितने भी इंटीरियर हैं, इंटीरियर सिंध में, कराची के अलावा बात कर रहा हूं, इंटीरियर सिंध में जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मतलब वहां पर करोड़ों की भी प्रॉपर्टी होगी, सीनियर सिविल जज के पास मुकदमा दाखिल होगा। करोड़ों की भी प्रॉपर्टी होगी, सीनियर सिविल जज के पास मुकदमा दाखिल होगा। लेकिन कराची के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ तक है, तब वो सीनियर सिविल जज के पास दाखिल होगा। बात क्लियर है? कराची में अगर प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 करोड़ तक की है तो वो सीनियर सिविल जज के पास दाखिल होगा। लेट सपोज आप अगर बैठे हुए हैं क्रीक विस्टा के फ्लैटों में, उसकी कीमत कितनी है? 4 करोड़ रुपए, तो सीनियर सिविल जज के पास दाखिल नहीं होगा। लेकिन अगर ये क्रीक विस्टा लाड़काना के अंदर बना हुआ है तो फिर सीनियर सिविल जज के पास दाखिल होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं फिर से समझाता हूं। लेट सपोज आपका फ्लैट है कराची के अंदर जिसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए है, तो सीनियर सिविल जज के पास दाखिल होगा। आपका फ्लैट है कराची के अंदर जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है, सीनियर सिविल जज के पास दाखिल होगा। मुकदमे से मेरा मतलब यह है कि आप, लेट सपोज आपका फ्लैट है 90 लाख रुपए का, मैंने उसके जाली कागज बना लिए, मैंने कहा मैं मालिक हूं, आपने कहा आप मालिक हो, डिस्प्यूट है या नहीं है? हो गया ना? हो गया ना डिस्प्यूट? है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करूंगा कि ये मकान मेरा है। तो क्या लिमिट होगी? लिमिट क्या होगी? 90 लाख तक का है ना मकान, तो ये सीनियर सिविल जज के पास दाखिल होगा। लेट सपोज आपका डिफेंस में बंगला है 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, मैंने बोला यार ये बंगला तो मेरा है, आपने कहा ये बंगला मेरा है, ओनरशिप डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, लेकिन कीमत कितनी है? 5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ से ज्यादा या कम है? ज्यादा है ना? तो फिर ये सीनियर सिविल जज के पास कराची में तो दाखिल नहीं होगा। कहां दाखिल होगा ये बाद में बताऊंगा मैं। सीनियर सिविल जज के पास दाखिल नहीं होगा। लेकिन अगर यही मकान फर्ज करें आपकी जमीन है दादू के अंदर, मैंने कहा यार ये दादू के अंदर जो आपकी जमीन है 42 एकड़ जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, ये मेरी है। आपने कहा यार ये जमीन तो मेरी है, मोरिसी जमीन है, मेरी है, ओनरशिप मसला हो गया ना? लेकिन कीमत कितनी है? 10 करोड़ रुपए बोली है। लेकिन क्योंकि ये इंटीरियर का मसला है, दादू का मसला है, दादू कराची में नहीं है, दादू एक सेपरेट अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो दादू जो है क्योंकि दादू का मसला है तो वो इंटीरियर में फॉल करता है, तो ये आप सीनियर सिविल जज के पास दाखिल करेंगे। इंटीरियर में सीनियर सिविल जज बहुत बड़ा जज होता है, उसके पास जुरिस्डिक्शन लामहदूद होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। ये बात क्लियर हुई? थैंक यू। अच्छा, अब ये उसके ऊपर ये 2 जजेस और बैठे हुए हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। भाईजान ये जो 2 जजेस हैं ना, ये जो 2 जजेस हैं, इनका जो काम है ना, बेसिकली इनका जो काम है ज्यादातर सिविल में, वो अपील सुनना है। क्या सुनना है? अपील सुनना है। क्या सुनना है? अपील है। ये अपील सुनते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसका मतलब अपील के क्या होता है, मैं थोड़ी देर में बताता हूं। एडीए का मतलब है बेटा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और डी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है? इनका मतलब है अपील सुनना। अच्छा, इनके ऊपर कोई केस यहां पर दाखिल, सिविल केस सारे केस या तो इधर दाखिल होंगे कराची के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे। कहां दाखिल होंगे? हाई कोर्ट के अंदर। अगर 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो कहां दाखिल होगा? हाई कोर्ट के अंदर। अगर 1.5 करोड़ से अंदर की है तो कहां दाखिल होगा? सीनियर सिविल जज के पास। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? इसी तरीके से ये जो है इन 2 के पास कोई केस दाखिल नहीं होते सिवाय चंद के, और चंद में एक केस होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन। आपने सुना होगा
कि लेट सपोज अगर किसी का जो है एक मिनट रुकिएगा, किसी ने हाथ उठाया है। किसने हाथ उठाया भाई? भाईजान क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1.5 करोड़ तक का कराची के अंदर केस है तो वो, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर का है कराची के अंदर तो दाखिल होगा हाई कोर्ट में। तो पूछो ना, कहना सर ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज क्या चूरन बेचने के लिए बैठे? ये क्या करते हैं? आप तो कह रहे हैं कि इनके पास तो कोई केस दाखिल ही नहीं हो रहा। हाँ, ये लोग ज्यादातर अपीलें सुनते हैं, या फिर अपील क्या होती है थोड़ी देर में बताऊंगा। अपीलें सुनते हैं, या दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है ये जो चंद केसेस होते हैं वो डायरेक्ट दाखिल होते हैं सेशन जज के, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास। किसके पास? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और वो केसेस कौन से होते हैं? लेट सपोज आपने सुना होगा हाई कोर्ट की कोई कैटेगरी नहीं है बेटा, हाई कोर्ट इनसे बाहर है। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट जज की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर हूँ। मैं हाई कोर्ट के ऊपर नहीं आया, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात कर रहा हूँ। पहले मैंने क्रिमिनल समझाया, अब मैं सिविल समझा रहा हूँ। पहले मैंने क्रिमिनल बताया था, अब मैं सिविल बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, आपने सुना होगा अक्सर बाप मर जाता है या माँ मर जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, या मर जाते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, और उनके तो बैंक वाले कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। जब वो बच्चे जो है अपनी ओनरशिप, अपना प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर जो खरीदने वाला होता है वो कहता है जाके एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये जो इस नौयत के केसेस होते हैं ना, किसी को इल्म है एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन का? नहीं तो फिर छोड़ दें आप इसको। आप बस ये बात याद रखें, आप ये बात, या इनहेरिटेंस के केसेस तो नहीं है, आप ये बात याद रखें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं ये इनके पास केसेस आते हैं, जायदाद के केसेस। सही बात। आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। अब ये एक अहम चीज मैं बता रहा हूं, मैं इसका कलर चेंज करता हूं और इसको मैं रेड कर देता हूं। सही है? अब सुनो, सुनो। जिस तरीके से मैंने कहा था सेशन जज उन तीनों जज को रूल करेगा, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज इन तीनों जज का हेड होगा। सही है? सही है, थैंक यू। सही है, आगे सुनिएगा। अब जो मैं अब चीज बता रहा हूं वो सबसे अहम है। ये जो सिविल जज होता है ना बेटा, सिविल जज, ये एक आदमी होता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? या मैं सेशन देता हूं, तो आई कॉल माई सेल्फ ए, सॉरी मैं भूल गया, मैं सेशन देता हूं। एक मिनट रुकिएगा जरा। जी उबैद बोलें। यार वो मैं अभी सेशन ले रहा हूँ, आप कहाँ हैं अभी? अच्छा, अच्छा अपने घर पे हैं। चलें आप एक काम कीजिएगा, आप मुझसे आके मिल लीजिएगा, मैं आपसे मिल के बात करूँगा। मैं अभी एक सेशन ले रहा हूँ, मैं उसमें बिजी हुआ हूँ ज़रा। आप मेरे पास ठीक 9:15 पे आ जाए। जी जी, थैंक यू। जी भाई कहाँ था मैं? हाँ, मैं एक यहाँ टीचर हूँ, राइट? क्या मुसीबत है, ये बचता ही रहता है यार। हाँ, मैं एक टीचर हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं साथ में कोर्ट का भी काम करता हूँ, कोर्ट कचहरी में भी होता हूँ, मेरा वहां पर भी काम है। तो एक आदमी दो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? इसी तरीके से आपका जो डायरेक्टर हैं इम्तियाज आरिफ साहब, लेट सपोज वो एक डायरेक्टर भी हैं, यस। वो साथ में एक प्रोफेसर भी हैं, यस।
आप अली को ले लें तो अली डायरेक्टर भी है, अली प्रोफेसर भी है। यस, यस और नो। इसी तरीके से एक आदमी को मल्टीपल काम दिए हुए होते हैं। यस। अब ये जो बेटा सिविल जज होता है ना, ये जज एक ही होता है, ये जज एक ही होता है। ये जज जब भर्ती होता है ना तो वो एक जज होता है, जज होता है। उस जज को 3 काम दिए जाते हैं। वो सिविल जज भी होता है, साथ में मैजिस्ट्रेट भी होता है। एक ही आदमी है। लेट सपोज एक ही आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ जज यूं करके, ठीक है, सामने से सिविल की फाइल पुट अप हुई तो वो सिविल जज हो जाएगा, सामने से क्रिमिनल की फाइल पुट अप हुई तो वो मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। समझ में आ रही है? सही। इसी तरीके से ये जो सीनियर सिविल जज होता है ना बेटा, ये साथ में असिस्टेंट सेशन जज भी होता है। एक ही आदमी होगा। लेट सपोज मैं एक जज हूं, सपोज कर लो मैं एक जज हूं, मैं एक सिविल जज भी हूं और साथ में मैजिस्ट्रेट भी हूं। जब मेरे सामने सिविल के केस चलेंगे तो मैं सिविल जज हो जाऊंगा, जब मेरे सामने क्रिमिनल के चलेंगे तो मैं मैजिस्ट्रेट हो जाऊंगा। सही है? ये ऐसे एक इंसान दो। इसी तरीके से 3 साल बाद मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सीनियर सिविल जज बन गया। अब मेरे सामने सिविल केसेस चलने में सीनियर सिविल जज बन जाऊंगा, क्रिमिनल के चलेंगे तो असिस्टेंट सेशन जज बन जाऊंगा। इसी तरीके से लेट सपोज मैं एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूं। अगर मेरे सामने सिविल के केस चल रहे हैं तो मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूं, अगर मेरे सामने क्रिमिनल के केस चल रहे हैं तो मैं एडिशनल सेशन जज भी हो जाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? इसी तरीके से ये कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज। जब ये सिविल के केसेस सुनेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा, जब ये क्रिमिनल के केस सुनेगा तो ये सेशन जज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक जज बैठा होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। उसके नीचे बैठा होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज। उसके नीचे बैठा होता है सीनियर सिविल एंड असिस्टेंट सेशन जज, और उसके नीचे बैठा होता है सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या क्लियर नहीं हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बंदे के 2 रोल हैं, एक बंदे के 2 रोल हैं। जब वो मैं लेट सपोज मैं एक सिविल जज हूं, तो जब मैं सिविल के केस सुन रहा हूं तो मैं सिविल जज होऊंगा। अब मेरे सामने अगर क्रिमिनल पुटअप होगा ना, मेरे सामने अगर क्रिमिनल पुटअप होगा तो मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊंगा। इजी। ठीक है। लेट सपोज मुझे लोग लेट सपोज एक बंदा है, लोग उसको कुछ नाम से उज़ैर बोलते हैं, ठीक है, उज़ैर बोलते हैं चंद लोग, ठीक है। लेट सपोज चंद लोग गौरी बोलते हैं, एक ही बंदा है 2 नाम है, ठीक है। लेट सपोज चंद लोग ज़ैरू बोलते हैं, लेट सपोज चंद लोग मुन्ना बोलते हैं, लेट सपोज ये डिफरेंट नाम है ना, एक ही बंदे के डिफरेंट नाम में ले रहा हूं, ठीक है, 4-5 नाम मैं ले दिए ना। इसी तरीके से एक बंदा मल्टीपल काम कर रहा होता है। जब जज होता है ना भर्ती, तो सबसे पहले वो 18 ग्रेड का अफसर भर्ती होता है, वो एक जज होता है। उस जज के 2 नाम होते हैं, सिविल जज और मजिस्ट्रेट, ठीक है। वो जज प्रोमोट हो जाता है, वो प्रोमोट 3 साल बाद होता है, वो सीनियर सिविल बन जाता है, असिस्टेंट सेशन बन जाता है। फिर वो प्रोमोट हो जाता है 3 साल बाद, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल सेशन बन जाता है। Sir, if you are additional district judge, so can you be a civil judge if there is? नहीं. Additional district judge itself is a civil cases judge. वो civil case सुन रहा होता है। सिविल जज अलग चीज है। सिविल जज 18 ग्रेड का होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट 20 ग्रेड का होता है। दोनों सिविल जजेस हैं। जो सिविल जज, ये जो छोटा वाला जो सिविल जज है ना, ये 18 ग्रेड का होता है, ये 3rd क्लास सिविल जज कहलाता है, ठीक है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, ये 1st क्लास कहलाता है, इसके पास बड़ी ज्यूरिडिक्शन होती है। भाईजान क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक अहम चीज बता रहा हूं। मैं स्लाइड पे वापस से आ रहा हूं, स्लाइड पे।
मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो सही हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना मेरी हर जगह पर, ये नहीं पड़ी हुई है? बेटा मैं ये कह रहा हूं, समझो। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, जरा गौर से मेरी बात समझना। एक बच्चे ने पेपर दिया, वो बच्चा जज बन गया। जब वो कुर्सी पे बैठा तो उसके सामने बहुत सारे क्रिमिनल केस चले। पहला क्रिमिनल केस उसके सामने पुटअप हुआ। हाँ भाई क्या केस है? जज ने, हाँ भाई क्या केस है? उसने बोला सर ये डकैती मारते हुए लड़के पकड़े गए। कहता लाओ लाओ चलाओ केस ये वाला। वो कहलाएगा मजिस्ट्रेट, वो जज कहलाएगा मजिस्ट्रेट। उसके बाद केस पुटअप हुआ। हाँ भाई ये कौन सा केस है? सर ये एसी चोरी का केस है। ये एसी चोरी कह रहा हूं, ये एसी के ऊपर डिस्प्यूट है ओनरशिप का। अच्छा ओनरशिप का मसला है? वो कहेगा हाँ ये ओनरशिप का मसला है। मैं बोलूंगा क्या चल रहा है? वो बोलेंगे भाई इस केस के अंदर ये दो क्लेमेंट आ गए हैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। अच्छा मैं कहूंगा प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है? वो कहेगा 50,000 रुपए। मैं कहूंगा ठीक है, यहां पर मैं सिविल जज हूंगा। मिक्स ना करो, क्रिमिनल केस अलग चलेगा, सिविल जज अलग चलेगा, दोनों केस एक ही जज के पास चलेंगे। यस अगर सिविल केस आएगा तो वो सिविल जज, क्रिमिनल केस आएगा तो वो मजिस्ट्रेट, खत्म बात। थैंक यू। किसी की ओनरशिप छीनने तो काय का क्लास ऑफ है। अभी रुक जाओ, ये थोड़ा सा और पढ़ा लूं मैं। अच्छा अब मैं स्लाइड खोल रहा हूँ बेटा। स्लाइड अब मैं खोलूंगा ना तो इंशाल्लाह तुम लोग को बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें। स्लाइड नजर आ रही है? नहीं आ रही है? जब दिल चुरा होगा बेटा, होगा, कंफ्यूज होगा लेकिन सही हो जाएगा, कोई मसला थोड़ी है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं लेट सपोज मैंने 2012 में वकालत शुरू कर दी। 2010 से शुरू की थी असल में, जब मैं स्टूडेंट भी था। आई स्कोर्ड पोजीशन इन माय एलएलबी एग्जामिनेशन, फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी। उसके बाद मैं एक वकील बन, इत्तेफाक से मैं मेरी वकालत चल पड़ी और मैं एक अच्छा वकील बन गया। ठीक है, लेट सपोज 2015 तक मैं वकील रहा। 2015 के बाद वैकेंसीज आई जज की कि कौन बनना चाहता है 18 ग्रेड का अफसर। भाईजान मैं आई एम अ पोजीशन होल्डर इन एलएलबी एग्जामिनेशन, मैंने एमबीए भी किया हुआ है, आई एम अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट टू, मैं सीए जो है मैं आई एम चार्ट सीए इंटरमीडिएट मैंने किया हुआ था। उसके बाद मैंने हैदर बिमजी में आर्टिकल करी, उसके बाद मैं फर्यूनस में भी मैंने कुछ अर्सा गुजारा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आई वॉज अ पब्लिक स्पीकर। ठीक है, मैं फैकल्टी मेंबर भी था। एलएलबी के बाद मैंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तो मेरा लॉ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल गया था। ठीक है, और करंटली आई एम अ मेंबर ऑफ लिंक्डइन इन, ठीक है, बैरिस्टर। ठीक है, तो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल डिग्रीज हैं। आई एम आल्सो पीएचडी इनरोल्ड। ठीक है, बट हैवंट, मैं कर नहीं रहा, सही तरह फॉलो नहीं कर पा रहा पीएचडी को, बस इनरोल करके मैंने रखा हुआ है, फॉलो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे इस टाइम पे जो है ना लिंक्डइन ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, तो मुझे वहां पर बड़ा मसला होता है। तो इसके अलावा जो है प्रीवियसली आई वाज ऑपरेटिंग माय ओन लॉ फर्म बाय द नेम ऑफ गौरी लॉ एसोसिएट्स, और इसके अलावा जो है ताहिर एंड लॉ एसोसिएट का आई वाज अ पार्टनर इन ताहिर एंड लॉ एसोसिएट। ठीक है, उसमें पार्टनर था। और करंटली भी मैं कुछ काम करता हूँ, आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, अच्छी बात नहीं है बताना। ठीक है, तो लेकिन आई एम इनटू फील्ड, करंटली मैं अभी भी फील्ड में हूँ।
ठीक है। और पिछले 2015 के बाद जो है मैंने वो छोड़ दिया था पढ़ाना वढ़ाना, बिकॉज आई वॉज नॉट परमिटेड टू टीच, मुझे परमिशन नहीं थी। उसके बाद फिर से मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल गई है, सो दैट्स व्हाई अगेन आई एम इनटू इट, मैं वापस से आ गया हूँ। जो मुझे ज़मानी ये जो सेक्शंस याद हैं अक्सर का, जो मैं कोड कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये जो है ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ। देखो CSS ऑफिसर मैं नहीं बना सकता बेटा, CSS ये होता है कि मेरे बहुत से दोस्त हैं SSVs वगैरह, मैं उनसे तुम्हारी मीटिंग सेट करवा सकता हूँ, वो तुम्हें अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे, जरूर गाइड कर देंगे आपको ना। आई कैन कंडक्ट योर मीटिंग विद देम इफ यू वांट टू, बट आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। मैं बता तो सकता हूँ आपको, 12 तकरीबन उनके 1200 में से नंबर सेलेक्ट करना होता है, 6 कंपलसरी होते हैं और फिर आपको वो लेने होते हैं, बाकी सेलेक्ट करने होते हैं सब्जेक्ट, टोटल 1200 स्कोर, वो एक अलग चीज़ है CSS। अच्छा, और मतलब मैं किताबी एक तरीके से मैंने कानून अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अब ये है कि भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, ये चल रहा है। और अभी भी मैं फील्ड में एक अच्छे ओहदे पे बैठा हूँ, हमारा गुड पोस्ट, तो वो वक्त के साथ ही होता है कि मैं वेट करना। जी भाई, किधर था मैं? हाँ, तो अच्छा, अब ये देखो, मैंने ये सिविल, देखो मैंने तुम्हें पहले क्रिमिनल कोड के बारे में बताया, स्लाइड खुली नहीं है? अच्छा, मैं फिर हाँ 2015 में लेट्स सपोज मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा है नहीं, जरा सुनिएगा। बेटा आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। 2010 में मैंने वकालत शुरू करी, फिर 2015 में मैं लेट सपोज 2015 के दिसंबर तक मैंने वकालत करता रहा, मैं पढ़ाता रहा, वकालत करता रहा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट सपोज 2016 में मैं जज बन गया, ठीक है। अब 2016 में लेट सपोज मैं जब जज बना तो अब मेरे पास 2 ओहदे रहे, ठीक है, एक साथ 2 ओहदे मुझे मिले, एक मैं मजिस्ट्रेट भी बना और एक साथ में मैं सिविल जज भी बना, तो 2 ओहदे मुझे मिल गए। तो इसका मतलब ये है, जब मैं क्रिमिनल केस सुन रहा हूंगा तो मैं क्रिमिनल जज कहलाऊंगा, दैट इज मजिस्ट्रेट कहलाऊंगा, जब मैं सिविल केस सुन रहा हूँ तो मैं सिविल जज कहलाऊंगा, ठीक है। फिर 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर मैं बढ़ गया, 3 साल बाद फर्ज करें मैं बन गया असिस्टेंट सेशन जज बन गया और सीनियर सिविल जज बन गया, ठीक है। तो एक ही बंदे के 2-2 ओहदे ऊपर 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 करके आते रहते हैं, ठीक है, ये होता है। ये देख लें भाई, सिविल जज की हायरार्की देख लें, बताया मैंने, स्लाइड आ रही है? बता दिया सिविल जज? हाँ, ये देख लें, ये पढ़ें। यार जो लड़के जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं या मिस कर रहे हैं या सो रहे हैं यार, उनको ये वाली बात बता देना, ये बहुत अहम लेक्चर है, ये जिंदगी में काम आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ चीजें जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे। कल को खुदा ना खास्ता आप लोग अगर पकड़े भी जाएंगे ना, तो मैं ऐसे ऐसे जुमले आप लोग को बताऊंगा, कानून ऐसा ऐसा बता दूंगा कि आप लोग वो जो है ना वो आपके जिंदगी में काम आएगा, ठीक है। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, वो अक्सर औकात मुझे कॉलें करते हैं, जिनके डिस्प्यूट हुए हुए होते हैं, वो कहते हैं कि अभी एक बच्चा है उसका पैसों का डिस्प्यूट हो गया था, तो मैंने उसको ऐसी ऐसी चीजें बताई थी अब पढ़ाते वक्त कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं पढ़ाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत किस तरीके से किया जाता है। बेटा सीनियर सिविल जज जो होता है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी कराची के अंदर 1.5 करोड़ तक की है तो वो सीनियर सिविल जज के पास उसका मुकदमा दाखिल होगा। लेट सपोज मैंने कहा कि आपका एक फ्लैट है, उसकी कीमत 1,49,00,000 रुपए है, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट तो मेरे दोस्त का है। आप कहती हैं नहीं मेरे पास तो इसके लॉ के डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो
अब ये डिस्प्यूट हो गया नहीं हो गया? अब ऐसे डिस्प्यूट को हल कौन करेगा? सीनियर सिविल जज कराची के अंदर। अगर ये 1,50,00,000 से ऊपर हो जाता तो हाई कोर्ट करती। यस, लॉ की नॉलेज होना चाहिए, यू आर राइट। पढ़ लिया? ये जो आपने सवाल किया है ना, एक्सेप्ट कराची क्यों मेंशन है, इसके लिए मुझे आपको जो है ना बंबई कलकत्ता सब पढ़ाना पड़ जाएगा। ये बंबई और कलकत्ता से चलता आ रहा है, ये अभी से नहीं, सालों साल से। जी अदान हो रही है, मुझे पता है। आगे बढ़े। अच्छा, ये जो अब मैं तुम लोग को थोड़ा और कंफ्यूज करता हूं। एक लड़के ने कहा एक लड़की से कि क्या बोला, मैं भूल गया क्या पढ़ा रहा था। हाँ 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 अब हाँ, एक लड़के ने जो है, आपने देखा होगा अक्सर औकात फैमिली मसले होते हैं। वो लड़का कहता है लड़की से कि तुमने मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है, और बीवी मियाँ से कहती है तुमने मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है। दोनों आपस में लड़ते, डक 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 डक, चिक 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 चिक। ये तो होता है ना, हर घर की कहानी होती है ऐसी। कहाँ था मैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब होता क्या है, लड़की की ज्यादा हट गई, लड़की की ज्यादा हट गई। लड़की ने कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगी। लड़के ने कहा अरे मियाँ, तलाक का हक तो सिर्फ मेरे पास है, चलो कटो, तुम कैसे दे सकती हो मुझे तलाक? हाँ, तुम कैसे दे सकती हो मुझे तलाक? लड़की कहती है मैं तुझे तलाक देके दिखाऊंगी। अब इस्लाम में लड़की को तलाक का हक तो नहीं है ना। किसका हक है? लड़के को सिर्फ तलाक का हक है। लड़के ने कहा देके दिखा। लड़की पहुंच गई कोर्ट, और किसके पास पहुंच गई? फैमिली जज के पास। ठीक है। अब फैमिली जज वो वाला जज होता है जो तमाम के तमाम फैमिली केसेस को डील करता है, जिसमें लड़की खुला क्लेम करती है एज अ राइट। लड़की को अगर मेहर नहीं देता, बीवी रॉक, लड़का शौक लड़की को अगर लड़का मेहर नहीं देता, ठीक है, तो जब लड़की जा सकती है कोर्ट के अंदर मेहर की रिकवरी के लिए। लड़की को अगर मेंटेनेंस नहीं मिलती, लड़की तब जा सकती है मेंटेनेंस के लिए। बच्चे अगर छोटे हैं तो राइट ऑफ अदालत में लड़की कोर्ट जा सकती है कि बच्चे मुझे दिए जाएं। लड़की ये कहती है कि इसने मेरे अगर जेवरों पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तब लड़की डोरी आर्टिकल्स के लिए कोर्ट में जा सकती है। तो कोर्ट फैमिली जज बना गया है इस वजह से, ताकि वो फैमिली डिस्प्यूट को निपटाए। लड़की नाराज होकर घर चले गई, लड़का कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है, सूट फॉर कॉन्जुगल राइट, कि कोर्ट में केस दाखिल करेगा, भाई इसको बुला, भाई जज को बोलेगा भाई इसको बुलाओ यार। तो ये सारे के सारे केसेस फैमिली जज के पास चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है फैमिली जज कौन होता है? फैमिली जज 18 ग्रेड का जज होता है, 18 ग्रेड, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली जज 18 ग्रेड का जज होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादातर 1 से 2 लड़कियां फैमिली जज बनाए। लड़कों को फैमिली जज बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लड़के हैं, जैसे हमारे साउथ के अंदर सलमान साहब बैठे हुए हैं, प्यार अली कोसो साहब बैठे हुए हैं। अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो ईस्ट के अंदर जो है शेर बैठा हुआ है, शेर नाम है जज का, ठीक है। अगर आप वेस्ट के अंदर कौन, वेस्ट के अंदर भी हमारे में जहन से नाम निकल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट फैमिली जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है। और लड़कियां हैं, ज्यादातर लड़कियां हैं, ठीक है। हाँ, वेस्ट के अंदर याद आया, मैडम शहाना वेस्ट के अंदर बैठी हुई है। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये फैमिली जजेस होते हैं, ये फैमिली केसेस सुनते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब बस ये मैं रैंड कंट्रोलर तक आखिरी जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है। बस आखिरी रैंड कंट्रोलर, आखिरी में फैमिली जज के बाद एक होता है बेटा रैंड कंट्रोलर। रैंड कंट्रोलर कौन होता है? रैंड कंट्रोलर आपका 19 ग्रेड का जज होता है। जैसे मैंने कहा था कि फैमिली जज जो होता है वो 18 ग्रेड का होता है, वैसे रेंट कंट्रोलर 19 ग्रेड का अफसर होता है। रेंट कंट्रोलर के पास तमाम, यस यस यस, सीनियर सिविल जज इज रेंट कंट्रोलर आल्सो, एक्सीलेंट। मैं बताने नहीं चाहता, कंफ्यूज होते, लेकिन मैंने अलग से बता रहा हूं। सीनियर सिविल जज को रेंट कंट्रोलर भी कहा जाता है, ठीक है। रेंट कंट्रोलर कौन होता है? एक 19 ग्रेड का जज होता है, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो है ये रेंट के केसेस सुनता है, ठीक है। ये तमाम रेंट के केसेस सुनता है। आपका कोई रेंट नहीं दे रहा, आप सीनियर सिविल जज के पास चले आओ। आपकी मकान के ऊपर जो है ना एक टेनेंट कब्जा करके बैठ गया, आप रेंट कंट्रोलर के पास जाओ और रेंट कंट्रोलर से बोलो चल निकल, सॉरी सॉरी, रेंट कंट्रोलर से बोलो ये मेरी मकान के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो सिंध रेंटल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस सेक्शन नंबर 1415 एविक्शन की एप्लीकेशन लगाओ और उसको उठा के बाहर फेंको। समझ में आया? ये है मेरी जान, क्लियर हुआ? बस को यहीं तक ही रखते हैं यार, थक गया मैं। स्लाइड में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब एक और चीज मैं वाली बात आपसे बोल रहा था कि यार ये मुझे ये नहीं पता, आप लोग देखो मुझे व्हाट्सएप का तो पता है, आई एम नॉट इनटू वेरी मच, आई एम नॉट वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी वगैरह, आई नो अबाउट व्हाट्सएप, लेकिन ये आप पता नहीं किसी और चीज का भी बात कर रहे थे ग्रुप ग्रुप बनाने के लिए। वो क्या चीज होती है? टेलीग्राम। व्हाट इज टेलीग्राम? तो व्हाट्सएप ही सही है यार, व्हाट्सएप आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। एक काम करें, आप मुझे इनविटेशन भेज दें व्हाट्सएप का। प्लीज डू नॉट सेंड माय नंबर और डू नॉट गिव, ये क्लास को मैं बोल रहा हूं, डू नॉट गिव माय नंबर टू, डू नॉट गिव माय नंबर टू एनीवन विदाउट माय प्रायर परमिशन, ठीक है। ये 0343 दिस इज माय नंबर, और ये मैं दे दिया आप लोग को। आप एक काम करें, मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लें, और उस पे यार देखो फालतू चीजें मत भेजना उस पे। आप वो शेयर कर रहे हैं, हैं अभी भेजा है ना यार ऊपर मैंने, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? और यार 0343258893, 25888943, yes, this is my number, right? यू मे ऐड मी, बट उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ प्रोडक्टिव चीजें भेजना, कोई बेकार की चीजें मत भेजना कि प्यार भरे मैसेजेस आ रहे हैं और फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं और ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं फलाना ढिमाका, एक दूसरे की शेयरिंग हो रही है, ऐसा मत करना। उस पर बहुत प्रोडक्टिव चीजें भेजना जो लॉ से रिलेटेड हो, आई वुड लव दैट, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं नहीं, देखिए कोई प्राइवेसी का लाना है ऐसी बस चलाओ इसको,
बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें। मार्क मैं अगली क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताऊंगा, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी तो सब अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में ख्याल से उन्होंने अपलोड कर दिए होंगे, अगर अपलोड कर दिए तो आप लोग ले लें। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।